हेलो एवरीबॉडी, गुड इवनिंग सभी को। आ जाइए, लेट्स क्लास स्टार्ट आवर क्लास। चलिए, अगर सब कुछ ठीक है, आप लोगों को वीडियो साफ दिख रहा है, मेरी आवाज सुनाई पड़ रही है, ठीक है, तो एक बार कमेंट करके ये बताएं। हेलो भाई। हाँ, तो एक बार कमेंट करके ये बताएं इफ एवरीथिंग इज फाइन देयर। ठीक है, सब कुछ वहां पे ठीक है, आपको वीडियो प्रॉपर दिख रहा है। ठीक है, एक दो दिन में यूज टू हो जाएंगे। जो बच्चे अभी तक इस ऐप के यूज टू नहीं है, वो आप यूज टू हो जाओगे एक दो दिन में। ठीक है, हाँ। ऑल इज ओके, चलिए बढ़िया, बहुत अच्छी बात है। ठीक है, तो अब हम लोग क्या करते हैं, अपनी क्लास स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आप लोगों को पहले भी बताया जा चुका था कि आपको फंडामेंटल्स के वीडियोस जो हैं, ठीक है, राम राम भाई सभी को, गुड इवनिंग भी। हाँ, सब कुछ ठीक है, एक मिनट बच्चे। तो हम लोग क्लास स्टार्ट करते हैं। सब ठीक है, बढ़िया, गुड इवनिंग भाई सभी को। ऑल इज ओके, बढ़िया। तो देखिए, फंडामेंटल में जो आपको नाउन के हमने लेक्चर्स 3 दिए थे, उनमें आप लोग ये तो सीख ही गए होंगे कि भाई नाउन क्या होता है, सेंटेंस में इसका क्या यूज होता है। ठीक है, मैं फिलहाल में बता देता हूँ। नाउन होता है एक ऐसा वर्ड जिसके थ्रू हम रेफर करते हैं सिचुएशंस को, ऑब्जेक्ट्स को, पीपल को। मतलब हमारे आसपास के जो इंसान हैं या जो ऑब्जेक्ट्स हैं, लिविंग नॉन लिविंग कुछ भी, ठीक है, या जो सिचुएशंस हैं, उनको रेफर करने के लिए जो हम एक आइडेंटिटी वर्ड यूज करते हैं, जो रेफरेंस वर्ड यूज करते हैं, जिसके थ्रू से रेफर किया जाता है। ठीक है, राम राम भाई सभी को, थैंक्स। ठीक, तो हम उसको नाउन कहते हैं, कुल मिला के बात सीधी सी है। फिर उसके बाद में कि नाउन का यूज क्या होता है सेंटेंस में, भाई जो हम सेंटेंसेस यूज करते हैं स्पीकिंग में, जिसके थ्रू अपना मीनिंग कन्वे करते हैं किसी तक, तो उसमें इनका यूज क्या होता है नाउन्स का। तो हमने पढ़ा कि नाउन सेंटेंस में सब्जेक्ट होते हैं वर्ब के साथ में, ऑब्जेक्ट होते हैं, प्रेपोजिशंस के ऑब्जेक्ट्स भी नाउन्स ही होते हैं। ठीक है, और ये कॉम्प्लीमेंट्स भी होते हैं। ये सब हमने पढ़ा। हाँ, उसके बाद में नहीं देख पाए तो अब देख लेना, इसीलिए मैं आज हल्के पार्ट से नाउन के स्टार्ट कर रहा हूं। जो बच्चे नहीं देख पाए फंडामेंटल के वीडियोस, वो कल देख लें। नाउन के 3 ही फंडामेंटल वीडियोस हैं, फंडामेंटल में 3 वीडियोस हैं, वो एक बार देख ले। ठीक है, तो इसीलिए आज हम हल्के पार्ट से नाउन के स्टार्ट करेंगे, जिससे कि आपको समझ में आता रहे। ठीक, कुछ तो कॉन्सेप्ट इसमें ट्रिकी है, वो हम आज नहीं स्टार्ट करेंगे, आज स्टार्ट करेंगे हल्के पार्ट से। ठीक है, तो एक तो ये है। दूसरा कि नाउन्स के टाइप्स क्या होते हैं, तो हमने पढ़ा कि नाउन्स के बेसिकली 5 टाइप्स होते हैं: प्रॉपर, कॉमन, कलेक्टिव, मटेरियल, एब्स्ट्रैक्ट। ठीक है, प्रॉपर नाउन्स वो नाउन्स होते हैं जो किसी एक सर्टेन इंडिविजुअल को रेफर करने के लिए यूज किए जाते हैं। मान लो कोई एक ऐसा, मतलब कोई एक पर्टिकुलर पर्सन या पर्टिकुलर थिंग है, उसका जो डेडिकेटेड नाम है, जो बाकियों के लिए नहीं यूज होता है, केवल उसी के लिए यूज होता है, वो प्रॉपर है। ठीक है, ये पढ़ा हमने। उसके बाद में फिर हमने पढ़ा कॉमन। कॉमन नाउन्स वो, ये सारी चीजें फंडामेंटल्स में आपको डिटेल में पढ़ाई गई हैं। ठीक है, हाँ, सारी चीजें फंडामेंटल्स में क्लियरली पढ़ाई गई हैं। फिर भी मैं एक बार रिवीजन के लिए आपको ओरली बता देता हूँ। ठीक है, आ, ये नाउन से स्टार्ट करेंगे बच्चे, टेंशन नहीं। ठीक है, तो उसके बाद में कॉमन नाउन्स। कॉमन नाउन्स वो नाउन होते हैं जो कि एक जैसे ऑब्जेक्ट्स को रेफर करने के लिए यूज किए जाते हैं। मतलब कॉमन उनको इसीलिए कहा जाता है क्योंकि हम उसका यूज किसी भी को रेफर करने के लिए कर सकते हैं जो उस टाइप का हो। ठीक है, फिर मटेरियल नाउन। मटेरियल का मतलब सब्सटेंसेस, जो सॉलिड लिक्विड मेटल्स होते हैं, जो उन्हें हम मटेरियल नाउन कहते हैं। मटेरियल नाउन सब्सटेंसेस के नेम होते हैं जिनकी मदद से दूसरी चीजों को बनाया जाता है। ठीक है, फिर कलेक्टिव नाउन्स, ग्रुप्स को असाइन किए गए नाम कलेक्टिव नाउन होते हैं। किसी ग्रुप को, किसी कलेक्शन को अगर कोई नेम असाइन कर दिया गया तो वो कलेक्टिव है। और फिर होते हैं एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स। एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स होते हैं उन चीजों के नाम जिनको हम देख नहीं सकते, इंटेंजिबल होती हैं, क्योंकि उनका कोई फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं होता, उनमें कोई कलर, शेप, साइज, डायमेंशन ऐसा कुछ नहीं होता। वो हो गए हमारे एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स। फिर उसके बाद हमने पढ़ा कि नाउन्स को एक और भी तरीके से कैटेगराइज किया जा सकता है, काउंटेबल, अनकाउंटेबल में। कि कुछ नाउन्स ऐसे होते हैं जिन्हें हम काउंट कर सकते हैं, वो काउंटेबल हैं। कुछ ऐसे होते हैं जिन्हें हम काउंट नहीं कर सकते, वो अनकाउंटेबल हैं। तो हमने उसमें पढ़ा होगा कि बेसिकली जो अनकाउंटेबल नाउन्स होते हैं वो मटेरियल और एब्स्ट्रैक्ट होते हैं। ठीक है, कॉमन और कलेक्टिव नाउन्स काउंटेबल होते हैं क्योंकि हम उन्हें काउंट कर सकते हैं। ठीक, और हमने पढ़ा होगा कि जो नाउन्स अनकाउंटेबल होते हैं उनके साथ में हम लीटर, मीटर, किलो, मच, लिटिल, इनडिटरमिनर्स का यूज करते हैं। और जो नाउन्स काउंटेबल होते हैं उनके साथ में हम ए एन आर्टिकल, वन की वीकर फॉर्म होते हैं, ध्यान रखना। ए एन आर्टिकल का यूज करते हैं, 1 2 3 4 5 न्यूमरल्स का यूज करते हैं, डजन, मिलियन, हंड्रेड, थाउजेंड का यूज करते हैं। ये सब पढ़ा। उसके बाद हमने पढ़ा कि जो हमारे प्लूरल नाउन्स, काउंटेबल नाउन्स होते हैं, उनको हम प्लूरल फॉर्म में लिख सकते हैं। जैसे बस काउंटेबल है तो हम उससे बसेज लिख सकते हैं। ठीक है, लेकिन जो नाउन्स अनकाउंटेबल होते हैं हम उन्हें प्लूरल फॉर्म में नहीं लिख सकते। ठीक है, तो इस तरीके से हमने नाउन के बारे में सब चीजें पढ़ी। अब हम क्या करते हैं, आज से उन पे बेस्ड पेपर में आने वाले क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे डिटेल में।
कि भाई जो हमने नाउन्स में अभी तक पढ़ा है उसकी मदद से हम कैसे क्वेश्चंस को समझेंगे और क्या कॉन्सेप्ट्स होते हैं नाउन के जिन पे बेस्ड हमारे पेपर में क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, सो चलो स्टार्ट करते हैं। चलिए, देखिए, हियर आर सम क्वेश्चंस बिफोर यू। ठीक है, आप लोगों के सामने बोर्ड पे कुछ क्वेश्चंस हैं। अगर आपने नाउन का फंडामेंटल वाला पहला वीडियो देखा है तो ये आपको क्लियर होने चाहिए, मतलब आपसे एक्सपेक्टेड है कि आप इनके आंसर बताएंगे। पहला क्वेश्चन है, द टीचर ड्रू द डायग्राम विद अ चॉक। पहले क्वेश्चन का आंसर बताएं, दूसरे पे बाद में आएंगे। ठीक है, सबसे पहले फर्स्ट क्वेश्चन का ही आंसर बताएं। तो आप फर्स्ट क्वेश्चन का ही आंसर बताएं। बेटा एनकॉम बैचेस जो होते हैं ना, मैंने कल की ओरिएंटेशन क्लास में बताया था, ये मेंस और प्री के लिहाज से नहीं बनाए जाते। इनमें हम जनरल इंग्लिश पढ़ते हैं जो हर एक एग्जाम के लिए जरूरी होती है, वो कवर हो जाता है। प्री भी कवर होता है बच्चे इनमें, मेंस भी कवर होता है। तो आप किसी बहम में ना रहें, बेमतलब दिमाग में कोई बहम बैठ जाएगा। ठीक है, केक ऑफ अ चॉक। केक तो बेटा नहीं होता क्या। ड्रॉ नहीं लिख सकते पगले, ड्रॉ फर्स्ट फॉर्म होती है और ये ड्रू सेकंड फॉर्म है। सही लिखी हो, ड्रॉ लिखोगे भी तो ड्रॉज लिखना पड़ेगा। देखो मैं बताता हूँ इसका आंसर क्या है। ये लोग कुछ ऐसे रहते हैं परेशान। देखो, ये जो हमने लिखा ना चॉक, चॉक इज अ मटेरियल नाउन। चॉक एक सब्सटेंस होता है, मटेरियल होता है, सब्सटेंस होता है। ठीक है, तो ना तो ये किसी चीज के टाइप का नाम होता है। ठीक है, दूसरा हम इसमें क्या होता है कि जैसे देखो मैं आपको बताता हूँ, जब हमने नाउन के टाइप्स डिस्कस किए होंगे, हाँ, तो हमने वहां पे एक चीज पढ़ी होगी कि जो काउंटेबल नाउंस होते हैं उनको तो हम काउंट कर लेते हैं, लेकिन जो अनकाउंटेबल नाउंस होते हैं उन्हें हम डिवाइड करते हैं। अनकाउंटेबल नाउंस जो होते हैं, ठीक है, दे कैन बी डिवाइडेड, उनको हम पीसेस में डिवाइड कर लेते हैं। उनको काउंट नहीं किया जा सकता क्योंकि वो मास फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं। जैसे मान लो किसी लेक में वाटर है, मान लो कोई लेक है और उस लेक में वाटर है, तो हम वाटर को काउंट नहीं कर सकते, डिवाइड कर सकते हैं। बॉटल्स में भर लो अलग अलग, ऐसे कर लो। ठीक है, या लैंड है, मान लो जमीन है, तो जमीन को भी हम काउंट नहीं कर सकते, बहुत ज्यादा है। ठीक है, तो हम उसको डिवाइड कर देते हैं, फील्ड्स में खेत बना दिए या पार्क बना दिए, इस तरीके से हम उसको डिवाइड कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे मैं ध्यान के रखना है कि जो सब्सटेंसेस के नेम होते हैं, जो मेटेरियल नाउंस होते हैं, वो अनकाउंटेबल होते हैं, वी कैन काउंट देम, हम उनको काउंट नहीं कर सकते। अब जैसे यहाँ पे चौक को हमने लिखा, चौक जो है ना वो एक सब्सटेंस है, मटेरियल है, जिसको लिखने के पर्पज के लिए यूज किया जाता है। तो मटेरियल्स जनरली ऐसे सब्सटेंसेस होते हैं जिनका किसी पर्टिकुलर यूज के लिए, किसी पर्टिकुलर पर्पज के लिए यूज किया जाता है, कुछ बनाने के लिए, कुछ करने के लिए। ठीक है, तो चौक मटेरियल है। अब चूंकि ये मटेरियल नाउन है तो अनकाउंटेबल हो गया। फिर हमने पढ़ा कि जो एन आर्टिकल्स होते हैं ये वन की वीकर फॉर्म होते हैं। अच्छा, वन होता है न्यूमरल, काउंटिंग है वन, तो इसका यूज हम उन्हीं नाउन्स के साथ कर सकते हैं जो कि काउंटेबल हो। भाई ए एन आर्टिकल वन की वीकर फॉर्म होते हैं। ठीक है, अगर किसी बच्चे को नहीं समझ आ रहा कि वन का मतलब क्या है या वीकर फॉर्म का मतलब क्या है, तो देखो मैं समझा देता हूँ। जैसे हमने लिखा ही हैज, हालांकि ये बातें सारी फंडामेंटल्स में डिस्कस किएंगे, लेकिन फिर भी तुम लोग शुरू में अभी कुछ बच्चे होंगे नया एडमिशन लिया होगा, वो हो सकता है फंडामेंटल के वीडियोस ना देख पाए हो, तो वो तब तक देख लेंगे, तब तक मैं समझा देता हूँ। जैसे हमने लिखा ही हैज वन कार, ठीक है, और ही हैज अ कार, बोथ दीज सेंटेंसेस आर करेक्ट एंड बोथ दीज सेंटेंसेस हैव द सेम मीनिंग, इन दोनों का मीनिंग एक है। ठीक है, अगर हमें नंबर को स्ट्रेस करना है, मान लो किसी पर्सन ने पूछा हमसे हाउ मेनी कार्स डज ही हैव, कि उसके पास कितनी कार्स हैं। ठीक है, तो हम बोलेंगे वन, क्योंकि हमें नंबर को रिप्लाई करना है, वी हैव टू स्ट्रेस द नंबर हाउ मेनी। लेकिन अगर हमें नंबर को स्ट्रेस नहीं करना है और किसी ने हमसे नहीं पूछा कि कितनी कार है कितनी कार नहीं है, तो हम सिंपली कह देंगे ही हैज अ कार, तो उसी वन की वीकर फॉर्म ए हो गया। तो जो ए एन आर्टिकल्स होते हैं ये वन की वीकर फॉर्म होते हैं और इनका यूज हम उन नाउन्स के साथ करते हैं जो कि काउंटेबल हो। ठीक है, चौक अनकाउंटेबल है, तो अनकाउंटेबल होने की वजह से हम काउंट तो कर नहीं सकते, तो हमने आर्टिकल या कलर लिख दिया। अब देखो इसको सही करने का तरीका क्या है, या तो ए हटा दो तो सही हो जाएगा, द टीचर ड्रू द डायग्राम विद चॉक, या फिर हम इसको काउंट नहीं कर सकते लेकिन डिवाइड कर सकते हैं, तो यहां पे लिख दो विद अ पीस ऑफ चॉक। ठीक है, नहीं पीस समझ में आए तो लिख दो स्टिक, स्टिक ऑफ चॉक, ये लो सही हो गया। जैसे चॉक होती है ना, स्टिक स्टिक फॉर्म में होती है, तो हम उसको इस तरीके से लिख सकते हैं, द टीचर ड्रू द डायग्राम विद अ पीस ऑफ चॉक या विद अ स्टिक ऑफ चॉक, और ये हमारा आंसर हो गया। अब आते हैं सेकेंड क्वेश्चन पे।
सेकेंड क्वेश्चन हमने लिखा था, मैन गेव अस एन इम्पार्शल एडवाइस ऑन द एस्पेक्ट ऑफ सेविंग मनी। इसका भी एक बार आंसर होता। हाँ, इसमें भी देखो आंसर यही, जो एडवाइस वर्ड हमने लिखा ना, ये भी अनकाउंटेबल नाउन है। देखो होता क्या है, चौक है मटेरियल नाउन। चौक जो है ना वो एक सब्सटेंस है, मटेरियल है, ठीक है। एडवाइस जो है वो कोई मटेरियल नहीं है, लेकिन ये नेम ऑफ एक्शन है। एडवाइस करना एक एक्टिविटी होती है, ये उसी एक्शन का नाम है, तो ये नेम ऑफ एक्शन होने की वजह से एब्स्ट्रैक्ट है। तो एडवाइस है एब्स्ट्रैक्ट नाउन, इसलिए अनकाउंटेबल है। चौक है मटेरियल नाउन, इसलिए अनकाउंटेबल है। तो अगर ये अनकाउंटेबल है तो जो एन आर्टिकल हमने इसके साथ लिखा है गलत हो गया, क्योंकि अनकाउंटेबल नाउन्स को हम काउंट नहीं कर सकते, तो आर्टिकल एन गलत हो गया। अब या तो लिखो इसको एन इम्पार्सल पीस ऑफ एडवाइस, जैसे वहां पे लिखा है ना, एक मिनट, पीस गलत लिख गया, इसको ऐसे लिखना, PIEC, ठीक है, हाँ, PIECE, ये स्पेलिंग लिखना, ध्यान रखना। तो या तो यहाँ पे लिखो एन इम्पार्सल पीस ऑफ एडवाइस, तो सही होगा। या नहीं तो दूसरा ऑप्शन है कि एन लिखो ही मत, ड्रॉप कर दो। जो अनकाउंटेबल नाउन्स होते हैं, अगर हम उनको जनरल सेंस में यूज करें तो हम उनको बिना आर्टिकल के यूज कर सकते हैं। तो कोई आर्टिकल मत लिखो, सिंपली ऐसे लिख दो, द मैन गेव अस इम्पार्सल एडवाइस ऑन द एस्पेक्ट ऑफ सेविंग मनी। फिर से बता रहा हूं, अगर तुम चाहो तो इसको ऐसे लिख सकते हो, द मैन गेव अस एन इम्पार्सल पीस ऑफ एडवाइस, या अ पीस ऑफ इम्पार्सल एडवाइस, ठीक है। नेक्स्ट में आते हैं, द बॉय रोट हिज नेम एंड एड्रेस ऑन अ पेपर। अब देखो, पेपर इज अ मटेरियल ऑल्सो, पेपर भी एक मटेरियल है, सब्सटेंस है, ठीक है। पेपर होता है जिससे बुक्स बनती हैं, जिससे न्यूज़पेपर छपता है, सो इट इज अ मटेरियल, एक मटेरियल है। तो अगर ये मटेरियल है तो हमने इसके बाद में आर्टिकल ये गलत लिख दिया। अब या तो ये हटा दो, सिंपली ऐसे लिखो, द बॉय रोट हिज नेम एंड एड्रेस ऑन पेपर, या लिख दो ऑन अ पेज ऑफ पेपर, या लिख दो ऑन अ शीट ऑफ पेपर, या लिख दो ऑन अ पीस ऑफ पेपर, इस तरीके से। तो ये जो मटेरियल एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स होते हैं ना, इन्हें हम काउंट नहीं कर सकते, तो इनके साथ में एन आर्टिकल का यूज मत किया करो, ये गलत हो जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट में आ जाओ, इट इज डिफिकल्ट टू फाइंड अ वर्क इन द प्रेजेंट इकोनॉमिक कंडीशन। अब देखो, वर्क जो है ये भी नेम ऑफ एक्शन है, जैसे कि एडवाइस है, तो ये भी एब्स्ट्रैक्ट नाउन हो गया। एब्स्ट्रैक्ट नाउन होने की वजह से ये भी अनकाउंटेबल है। अब चूंकि अनकाउंटेबल है तो हमने आर्टिकल ये गलत लिख दिया। तो ये हमें ध्यान रखना है कि कुछ नाउन्स ऐसे होते हैं जो हमेशा अनकाउंटेबल होते हैं, क्योंकि वो या तो मटेरियल होते हैं, एब्स्ट्रैक्ट होते हैं, उन पे बेस्ड हमारे पेपर में इस टाइप के क्वेश्चन जैसे हम डिस्कस कर रहे हैं आते हैं। तो हमें इनको समझना है। अभी और भी डिटेल में मैं समझाऊंगा। फिलहाल में ये क्वेश्चंस एग्जांपल इसलिए लिख दिए गए जिससे तुम समझ लो कि हम क्या डिस्कस करने जा रहे हैं। फिफ्थ क्वेश्चन का आंसर अपने आप बताओ। वर्क इज एब्स्ट्रैक्ट नाउन, बिल्कुल बच्चे। वर्क जो होता है वो नेम ऑफ एक्शन होता है, नेम ऑफ एक्शन है, नेम ऑफ इमोशन है, नेम ऑफ क्वालिटी है, नेम ऑफ एक्शन है, क्वालिटी है, इमोशन है, फीलिंग है, ये सब एब्स्ट्रैक्ट नाउन नहीं होते हैं। जिन बच्चों ने अभी तक नहीं देख पाया हो, मैं उनको बता रहा हूं कि वो फंडामेंटल के नाउन के वीडियो जरूर देख लें। आज अपना फिनिश कर लेना, ठीक है। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, दे हैड टू परचेज सम न्यू फर्नीचर्स व्हेन दे शिफ्टेड देयर। अब देखिए, फर्नीचर भी अनकाउंटेबल नाउन होता है, क्यों होता है वो भी मैं समझाऊंगा, ठीक है। लेकिन फर्नीचर जो होता है ये भी अनकाउंटेबल नाउन होता है, तो अगर ये अनकाउंटेबल होता है तो पहली बात तुम इसको प्लूरल नहीं कर सकते। भाई, जो नाउन्स अनकाउंटेबल होते हैं दे कांट बी मेड प्लूरल, वो उनको प्लूरल नहीं किया जा सकता। तो इसको ऐसे लिखो, दे हैड टू परचेज सम न्यू फर्नीचर। अच्छा, अगर इसमें ये लिखना चाहते हो कि उन्होंने अलग अलग टाइप की वैरायटी की चीजें खरीदी, तो आप ऐसे लिख सकते हो, सम न्यू पीसेस ऑफ फर्नीचर, सम न्यू आर्टिकल्स ऑफ फर्नीचर। आर्टिकल्स ऑफ फर्नीचर या पीसेस ऑफ फर्नीचर, मतलब ऐसे लिख सकते हो, हालांकि वो कंपलसरी नहीं है लिखना। आप चाहो तो उसको ड्रॉप कर दो, दे हैड टू परचेज सम न्यू फर्नीचर व्हेन दे शिफ्टेड देयर, ठीक है। हाँ, आइटम्स ऑफ फर्नीचर लिख सकते हो, पीसेस ऑफ फर्नीचर लिख सकते हो, आर्टिकल्स ऑफ फर्नीचर लिख सकते हो। तो जो नाउन्स अनकाउंटेबल होते हैं उनको हम डिवाइड कर सकते हैं। तो उनकी जो डिवीजन होती है, जैसे पीस है, ठीक है, आर्टिकल है, हम इनका यूज करते हैं, ठीक है। उस नाउन के साथ में एन आर्टिकल नहीं लिख सकते, ठीक है। चलो, अब जैसे ये चार पांच एग्जांपल हमने डिस्कस कर लिए, लेकिन एक्चुअल में केवल ऐसा नहीं कि चार पांच ही नाउन है, ये काफी नाउन है। अब मैं वो तुम्हें समझाता हूँ, देखो। अभी सामने बोर्ड पे तुम्हें कुछ नाउन्स नजर आ रहे होंगे। ये जो लिखे हुए वर्ड्स हैं ना, ये हैं वो सारे नाउन्स जो आज हमें समझने हैं सबसे पहले। एडवाइस, इंफॉर्मेशन, फर्नीचर, लगेज, बैगेज, नॉलेज, ब्रोकरेज, पोस्टेज, सीनरी, पोएट्री, मशीनरी, स्टेशनरी, क्रॉकरी, ज्वेलरी, वर्क, ब्रेड, पेपर, स्टोन, वर्ड, हेयर, इक्विपमेंट, एविडेंस, प्रोग्रेस, मिसchief, अल्फाबेट, हेल्थ, बिहेवियर, वेदर, डैमेज, हार्म, एक्सेस, फूल,
फ्यूल, फूड, फ्रूट, ट्रैफिक, मनी, म्यूजिक, सोप, चौक, लाइफ, डेथ, एक्सपीरियंस, टाइम वगैरह वगैरह वगैरह, ठीक है। ये सब हमें समझने हैं। ए बिल्कुल बच्चे ड्रॉप कर सकते हो, बिल्कुल आर्टिकल ए ड्रॉप कर सकते हो तो भी सही हो जाएगा, हाँ बिल्कुल लिख सकते हैं। मैं ये ऑप्शन इसलिए तुम्हें साथ में बताता रहता हूँ कि मान लो अगर कहीं पे लिखा हो अ पीस ऑफ एडवाइस, ठीक है, तो उसको समझ लेना कि सही है। विद चौक लिख दोगे तो भी सही है, ठीक है, या विद अ पीस ऑफ चौक लिख दोगे तो भी सही है। नेक्स्ट देखो। हाँ, अब हमने देखो सामने कुछ क्वेश्चंस लिखे हैं, मतलब क्वेश्चंस क्या है, कुछ नाउन्स लिखे हैं, ये नाउन्स है अनकाउंटेबल। अभी हम इन्हें समझेंगे, डिस्कस करेंगे। लेकिन एक चीज ध्यान रखनी है सबसे पहले, कि हमारे पेपर में जब आप कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स देते हो तो वहां पे ऐसा नहीं होता है कि आपको ये लिखना हो कि कोई 20 अनकाउंटेबल नाउन्स लिखो या कोई 15 अनकाउंटेबल नाउन्स लिखो, ऐसा पेपर में नहीं आता लिखने के लिए। वहां पे क्या होता है, आपको कुछ सेंटेंसेस दिए गए होते हैं, उन सेंटेंसेस में मिस्टेक्स होती हैं, और आपको ये बताना होता है कि वो किस तरीके के मिस्टेक्स उनमें हैं, उनको आइडेंटिफाई करके करेक्ट करना होता है। हालांकि करेक्ट भी नहीं करना होता, ऑब्जेक्टिव टाइप के पेपर होते हैं जनरली, तो उनमें बस आपको बताना होता है कि हाँ भाई हियर इज अ मिस्टेक, इस सेंटेंस में यहाँ पे एक मिस्टेक है। तो बेसिक बात क्या ध्यान रखनी है, आपको इनके यूजेस समझने हैं। ये वर्ड्स याद तो नहीं करने हैं, मैं तो ये नहीं कहूंगा कि केवल याद कर लो आप इनको, केवल याद करने से कोई फायदा नहीं होगा। इनका हमें सही यूज आना चाहिए कि भाई अगर ये अनकाउंटेबल नाउन है तो क्या इनके यूज को लेकर हम मिस्टेक्स कर लेते होंगे जिससे हमारे पेपर में नंबर नहीं आते हैं या हमसे गलतियां हो जाती हैं। तो मैं सबसे पहले यूजेस समझा देता हूँ। देखो, क्योंकि ये नाउन्स अनकाउंटेबल है, तो इनके साथ में आप तो एक तो वो वर्ड्स ना यूज करें जो काउंटेबल नाउन्स के साथ यूज किए जाते हैं। डोंट यूज न्यूमरल्स, इनके साथ में न्यूमरल्स ना यूज करें। न्यूमरल्स अगर किसी बच्चे को समझ में आ गया हो क्या है नहीं है, तो मैं देखो बता देता हूं। न्यूमरल्स होते हैं एक्चुअली वो डिटर्मिनर्स जो कि काउंटेबल नाउन्स के साथ में उनके नंबर को रेफर करने के लिए लिखे जाते हैं, ठीक है। हाँ, जैसे कि एन आर्टिकल है, ये नहीं यूज करें। 1 2 3 4 एटसेट्रा, ये ना इनके साथ यूज करें। तो एक तो इनके साथ में ये नंबर वाले वर्ड्स ना यूज करें। दूसरा क्या करें, इनके साथ में फ्यू है, मैनी है, सेवरल है। ये जो काउंटेबल नाउन्स के साथ में डजन है, मिलियन है, 100 है, 1000 है, ये जो काउंटेबल नाउन्स के साथ डिटर्मिनर्स जो यूज होते हैं ना, वो इनके साथ ना यूज करें, ठीक है, क्योंकि अनकाउंटेबल है। तीसरा, डोंट मेक प्लुरल, मतलब डोंट यूज प्लुरल फॉर्म्स, और इनको प्लुरल फॉर्म्स में ना यूज करें। ये बेसिक बातें आपको ध्यान रखनी है। क्योंकि ये नाउन्स अनकाउंटेबल हैं तो इनके स्क्रीन बार बार आपको क्या डार्क हो जा रही है बच्चे, फोन चेक करवा लो आप, मतलब फोन में ध्यान देना, डेटा वेटा हो सकता है कुछ कम होगा, ऐसा नहीं होता जनरली। जो मैं आप लोगों को पढ़ा रहा होता हूँ ना, ये सामने मुझे भी दिख रहा होता है, असल में मेरे सामने एक स्क्रीन है जिसपे मुझे दिखता रहता है। इससे फायदा क्या रहता है कि आपको मुझे कमेंट पढ़ने को आ जाता है सामने, और दूसरा मुझे पता चलता रहता है कि देर इज नो इंटरप्शन, कि वीडियो जो है आपका, वीडियो क्लास स्मूथ चल रही है और इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्योंकि अगर कोई प्रॉब्लम होगी तो मेरे सामने की स्क्रीन पे भी मुझे वैसे ही नजर आएगा, ठीक है। हाँ, तो बाकी बच्चे देखो कमेंट करके बता भी रहे हैं कि सब कुछ ठीक है, तो ऐसी कोई प्रॉब्लम होगी नहीं बच्चे, आप अपना एक बार फोन चेक करना, ठीक है। आ जाओ। और कोई भी प्रॉब्लम होगी ना तो सबसे पहले मुझे पता चलेगी, क्योंकि मेरे सामने स्क्रीन है, उसमें मुझे दिखता रहता है और मैं जानता रहता हूँ कि मतलब वीडियो इज गोइंग स्मूथली और नॉट, ठीक है। तो अभी हमने क्या सीखा कि भाई ये जो हमने सामने नाउन्स लिखे हैं अभी हम डिस्कस करेंगे डिटेल में, लेकिन उससे पहले जो बेसिक बात हमें समझनी है वो ये है कि चूंकि ये अनकाउंटेबल नाउन्स हैं, इनको केवल याद नहीं करना है, इनके यूजेस को लेकर जो मिस्टेक्स होती हैं वो हमें सीखनी है। इनके यूजेस को लेकर हमसे क्या मिस्टेक होती है वो मैं यहाँ पे आपको समझा रहा हूँ। एक तो इनको प्लुरल फॉर्म में नहीं लिखना है, क्योंकि अनकाउंटेबल है तो हम इनको प्लुरल फॉर्म में नहीं लिख सकते, ठीक है। अनकाउंटेबल नाउन्स डोंट हैव प्लुरल फॉर्म्स। दूसरा है, इनके साथ में वो डिटर्मिनर्स नहीं यूज करने जो काउंटेबल नाउन्स के साथ किए जाते हैं, ठीक है। जैसे एन आर्टिकल नहीं लिखने, ये वन के वीकर फॉर्म होते हैं। 1 2 3 4 5 जो काउंटिंग्स होती हैं वो नहीं लिखनी इनके साथ में। फ्यू, मैनी, सेवरल, डजन, मिलियन, 100, 1000, ट्रिलियन, ये जो काउंटेबल नाउन्स को डिटरमिन करते हैं, नंबर को डिटरमिन करते हैं, डिटर्मिनर्स, वो नहीं यूज करने, ठीक है। बढ़िया, चलो अब आगे की बात कर लेते हैं। अब मैंने कल एक बात बताई थी तुम लोगों को ओरिएंटेशन की क्लास में, कि जो पढ़ाया गया है और जो पढ़ाया जा रहा है उससे हटके क्वेश्चन नहीं पूछना है। कोशिश करनी है कि क्वेश्चन पूछने से पहले थोड़ा सा इंतजार कर लेना है,
कि हो सकता है कि जब ये कॉन्सेप्ट डिस्कशन खत्म होगा तब तक जो तुम पूछना चाह रहे हो वो अपने आप पता चल जाए, ठीक है। तीसरी बात, 2 बार सोचने के बाद तब पूछना है कि हम एक्साइटमेंट में पूछ रहे हैं कि वास्तव में हमने दिमाग यूज करके खूब देख लिया और हमें नहीं समझ में आया तब हम पूछ रहे हैं, ठीक है। हाँ, तो इसमें एक बच्चा है हितेश दस, उसका एक क्वेश्चन है, आई हैव सम लगेज विद मी। तो अभी तो बच्चे मैं इनको यहाँ से एक एक करके डिस्कस करना शुरू करूंगा, लगेज तक जाऊंगा तो हो सकता है तुम ये बात अपने आप ही जान जाते, बीच में इतना मतलब नहीं डेस्परेट हो जाना चाहिए था। आप बाकी लिख सकते हो आंसर, अब मैं तुम्हारा अगर दे दूं तो लिख सकते हो। सम है, नो है, एनी है, ये हमारे ऐसे डिटर्मिनर्स होते हैं जो हम काउंटेबल अनकाउंटेबल सिंगुलर प्लूरल किसी भी नाउन के साथ लिख सकते हैं, ठीक है बच्चे। अब ध्यान से मेरी बातें सुनना जो मैं समझाऊंगा। डेस्परेशन में मत पूछना, एक्साइटमेंट में मत पूछना, सोचना समझना जानने की कोशिश करना, फिर भी नहीं जान पाओ तो फिर मेरे से पूछ ही लेना, ठीक है। हाँ, अब देखो, ये जो नाउन्स हैं मैं इनके बारे में एक एक करके तुम्हें समझा देता हूँ। एडवाइस नेम ऑफ एक्शन है, नेम ऑफ एक्शन होने की वजह से अब्स्ट्रैक्ट है, ठीक है। नेम ऑफ एक्शन होने की वजह से अब्स्ट्रैक्ट नाउन है, तो इसके बाद अगर हम एन आर्टिकल लिख देंगे या एडवाइसर लिख देंगे तो गलत हो जाएगा, क्योंकि जो नेम ऑफ एक्शन होते हैं वो अब्स्ट्रैक्ट नाउन होते हैं, ठीक। इंफॉर्मेशन भी नेम ऑफ एक्शन है, इन्फॉर्म करने की वर्ब होती है ना, ये उसी की वर्ब की नाउन फॉर्म है, तो नेम ऑफ एक्शन है तो ये भी एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। अब मैं तुम्हें लोगों से जानना चाहता हूं कि एक बार फर्नीचर के बारे में बताएं कि व्हाट काइंड ऑफ नाउन इज इट, कि फर्नीचर जो है ये कैसा नाउन है, ठीक है। भाई अनकाउंटेबल है ये तो कंफर्म है क्योंकि हमने इस लिस्ट में इंक्लूड कर रखा है, तो अनकाउंटेबल तो हो गई। लेकिन एक बार आप लोग ये बताओ कि ये कैसा अनकाउंटेबल नाउन है, प्रॉपर है, कॉमन है, कलेक्टिव है, मटेरियल है, अब्स्ट्रैक्ट है, कैसा है। मटेरियल, बढ़िया, बहुत अच्छी बात है। सही है। अच्छा, बहुत अच्छा आंसर तुम लोग दे रहे हो सभी लोग। हम्म दीप लक्ष्मी का आंसर है कॉमन नाउन। बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। कॉमन नाउन, बढ़िया, बहुत अच्छी बात है। अब देखो एक छोटी सी बात तुम्हें समझाऊंगा, ध्यान से सुनना और समझना, ठीक है। क्योंकि अगर नहीं समझ में आई ना तो कंफ्यूज हो जाओगे। तो अब सारी कहानी बंद करो, जो भी तुम लोगों को कमेंट करने थे तुमने कर लिए, ठीक है। बहुत अच्छा कमेंट किया, बहुत सही तुम लोगों ने ट्राई किया, मतलब ट्राई करना लर्निंग का पहला स्टेप होता है कि आपको ट्राई तो करना पड़ेगा। ट्राई नहीं करोगे, सोचोगे एकदम सीधे जिस दिन परफेक्ट हो जाएंगे उसी दिन मैदान में उतरेंगे, तो मैदान में ही हम परफेक्ट बनते हैं, मतलब घर पे बैठ के कोई नहीं बनता। तो बहुत अच्छा तुम लोगों ने बताया। हाँ, इट इज मेड ऑफ ऑफ समथिंग सो इट इज अ मटेरियल नाउन, बिल्कुल बच्चे। अब हाँ, पुराना वाला मेथड, पुराना वाला मेथड बच्चे तभी अच्छा लगता है कि जब सामने बच्चे आपके सामने बैठे हों, ठीक है। हाँ, बच्चे बच्चे होते नहीं है, तो ये अपना अच्छा तरीका है, इसमें डिटेल में समझा दो उतना टाइम जो आप बच्चों के साथ कम्युनिकेट करने में बच्चों से, जैसे क्लास, मेरी आदत क्या है, क्लास में बच्चे सामने बैठे तो मैं पूछ पूछ के पढ़ाता हूँ, ठीक है। अब यहाँ पे तो कोई सामने है नहीं क्योंकि स्टूडियो है, सामने कोई है नहीं, बैठा नहीं है जिससे मैं पूछ पूछ के पढ़ाऊँ आपको। तो इसीलिए फिर हम क्या करते हैं, वो बात ऑनलाइन डिस्कशन में उतना टाइम दे दो बजाय कि उसमें टाइम खराब करने का, ठीक है। चलो, अब सारी चीजें बंद करो तुम लोग। हाँ, बंद कर दो बेटा, अब इसका कोई फायदा नहीं रहा। अब आप ये लोग अपना कमेंट बंद कर लो, ठीक है। अब मैं जो कहूंगा उसको ध्यान से सुनना समझना, ठीक है। फिर से बता रहा हूं, ध्यान से सुनना और समझना, क्योंकि अगर वो समझ में नहीं आया, ठीक है, तो कंफ्यूज हो जाओगे। अब देखो, जैसे कि हमें पता है कि नाउन्स का एक टाइप तो हो गया प्रॉपर, ठीक है। एक हो गया कॉमन, ठीक है। एक हो गया कलेक्टिव, एक हो गया मटेरियल, और एक हो गया एब्स्ट्रैक्ट। असल में बच्चे ये जो ऑनलाइन क्लासेस होते हैं ना, इनका मेथड टीचिंग का अलग हो जाता है, ऑफलाइन का अलग हो जाता है, ठीक है। तो हमने शुरू में जब अपना पिछला बैच बनाया था तो हमने कोशिश की थी ऑनलाइन में वही पढ़ाएं। अब जब स्टूडियो से आप पढ़ाओगे ना तब फिर यही तरीका बेहतर है। अच्छा, अगर क्लासरूम से लाइव कर दोगे तब तो फिर जो क्लास में पढ़ाते हो वही तरीका ठीक है, लेकिन यहाँ पे स्टूडियो है। अब देखो यहाँ पे समझना, हमें पता है कि दीज आर द टाइप्स ऑफ नाउन्स, प्रॉपर, कॉमन, कलेक्टिव, मटेरियल, एब्स्ट्रैक्ट, ये टाइप्स ऑफ नाउन होते हैं।
प्रॉपर तो खैर किसी ने कमेंट भी नहीं किया था, प्रॉपर तो ये नहीं भी होता होगा, प्रॉपर तो सबको ही पता है कि नहीं होता, क्योंकि प्रॉपर होता है एक ऐसा नाउन जो किसी एक पर्टिकुलर इंडिविजुअल या पर्टिकुलर थिंग का नाम हो, ठीक है। तो प्रॉपर तो चलो है नहीं, तुम लोगों ने से किसी ने भी कमेंट नहीं करा। कुछ बच्चों ने कॉमन जरूर कमेंट किया था, ठीक है, हाँ कुछ बच्चों का कमेंट था कॉमन। तो देखो मैं समझा देता हूँ। जैसे हमने यहाँ पे चेयर लिखा, टेबल लिखा, सोफा लिखा, बेड लिखा, ठीक है, आ, चेयर चेयर तो लिख दिया, बेंच लिख दिया, बेंच लिखा, ठीक है। ये है कॉमन नाउन्स, क्योंकि ये टाइप ऑफ थिंग है। भाई चेयर एक टाइप है, टेबल एक टाइप है, सोफा एक टाइप है, बेड एक टाइप है, बेंच अलग टाइप है, मतलब ये थिंग्स हैं जो अलग अलग टाइप के हैं, ठीक है। हाँ, बेड सोने के पर्पस के लिए यूज किया जाता है, उसके डायमेंशंस अलग होते हैं। सोफा थोड़ा कंफर्टेबल होता है, लोग एक साथ बैठ सकते हैं, दो चार लोग, ठीक है। उसके तरीका अलग होता है बनने बनाने का। टेबल को चीजें रखने के लिए यूज किया जाता है, आदमी नहीं टेबल पे बैठता है, ठीक है। बेंच पे पर्सन बैठता है, फ्लैट होता है, तख्ता सा, ठीक है। चेयर कंफर्टेबल होता है, उसमें आर्म्स होते हैं, हर एक इंडिविजुअल के लिए अलग अलग होता है। तो ये टाइप्स हैं, ये है कॉमन। चेयर, टेबल, सोफा, बेड कॉमन है। फर्नीचर जो है ना वो कॉमन नहीं है। फर्नीचर जो होता है इन सबको रेफर करने के लिए यूज किया जा सकता है। तो फर्नीचर ऐसा भी नहीं बच्चे किसी चीज का टाइप का नाम हो। चेयर है टाइप, टेबल है टाइप, सोफा है टाइप, तो ये कॉमन है, ठीक है। ये टाइप है तो ये कॉमन है और हम इनको प्लूरल कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद में तो कॉमन का ऑप्शन खत्म हो गया। कलेक्टिव कह नहीं सकते, हालांकि कुछ बच्चों ने इसमें कलेक्टिव भी कमेंट किया था। अभी देखो लास्ट कमेंट जिस बच्चे का है उसका कलेक्टिव ही है, और इसने एक ही कमेंट दो बार तीन बार लिख दिया है, ठीक है। अगले एक ही कमेंट को चार बार मत लिखो। देखो कलेक्टिव नहीं है, मैं समझाता हूँ कलेक्टिव क्यों नहीं है, समझना। मान लो कोई एक रूम है, उस रूम में एक सिंगल बेड है, या मान लो एक सिंगल सोफा है, या एक सिंगल अलमीरा है, ठीक है। तो हम उसे फर्नीचर कहेंगे। ऐसा नहीं कि उसकी कैटेगरी फर्नीचर की नहीं रही, हम उसे तब भी फर्नीचर कहेंगे। ऐसा नहीं कि जब वहां पे बहुत से बेड रखेंगे या बहुत से सोफाज रखेंगे तब हम उसे मतलब कलेक्टिव कहेंगे। तो ये कलेक्टिव नाउन भी नहीं होता है, उसकी कैटेगरी तब भी फर्नीचर की रहेगी, ठीक है। अब हमारे ये तीनों हमारे हो गए भाई प्रॉपर, किसी एक इंडिविजुअल थिंग का नाम तो है नहीं, टाइप का भी नाम नहीं है, क्योंकि अगर टाइप का नाम होता तो या तो टेबल को फर्नीचर कहते हैं या चेयर को कहते हैं, हम तो सबको फर्नीचर कह रहे हैं, तो इसका मतलब ये कोई पर्टिकुलर टाइप भी नहीं है, ठीक है। अच्छा, फिर बहुत ज्यादा बच्चों ने कलेक्टिव कहा था। तो कलेक्टिव अपना समझ लेना, ऐसा नहीं कि फर्नीचर किसी ग्रुप को कहते हैं, एक सिंगल पीस जो होता है उसको भी फर्नीचर ही माना जाएगा, ठीक है। तो ये कलेक्टिव भी नहीं है। अब बच गया हमारे पास मटेरियल और एब्स्ट्रैक्ट। अच्छा, सबसे ज्यादा बच्चों ने कमेंट मुझे लगता है मटेरियल ही किया था, किया ही सबसे ज्यादा मटेरियल था, ठीक है। हाँ, एक दो बच्चों ने अपने डिटेल में लॉजिक भी लिख दिया। भाई देखो वरुण सोबती ने अपना कमेंट में लॉजिक भी लिख दिया, फर्नीचर इज मेड अप ऑफ समथिंग, सो इट इज नॉट मटेरियल नाउन, ठीक है। हाँ, ये मटेरियल नाउन नहीं है। ये बात इनको सही समझ में आई है। बाकी बच्चों ने क्यों नहीं सोची उनको मैं देखो समझा देता हूँ। देखो मटेरियल वो चीजें होती हैं जिनसे हम किसी चीज को बनाते हैं। जैसे बेंच है, बेंच मान लो हमने लकड़ी से बना दी, वुड से या स्टील से बना दी, तो ये मटेरियल है। बेड हमने लकड़ी से बना दिया, वुड से, तो ये मटेरियल है। सोफा हमने लेदर से बना दिया, रेक्सिन से बना दिया, ठीक है, तो ये मटेरियल है। टेबल हमने लकड़ी से बना दी या स्टील से बना दी, तो ये मटेरियल है। चेयर हमने स्टील की बना दी या लकड़ी की बना दी, तो ये मटेरियल है। तो मटेरियल तो ये सब्सटेंसेस है ना जिनसे इनको बनाया गया है। ये सब्सटेंस, चेयर थोड़ी मटेरियल है, चेयर चेयर तो कॉमन नाउन है, ठीक है। टेबल कॉमन नाउन है, सोफा कॉमन नाउन है, सोफा इज नॉट अ मटेरियल। तो मटेरियल इज द लेदर दैट द सोफा इज मेड ऑफ। तो यहाँ पे ध्यान रखना है कि फर्नीचर मटेरियल नहीं होता, क्योंकि अगर ये मटेरियल होता तो हम इसको मेटल नॉन मेटल में कैटेगराइज कर लेते हैं। आप वुड को मेटल नॉन मेटल में कैटेगराइज कर सकते हो कि वुड इज नॉन मेटल, ठीक है। स्टील इज मेटल, ठीक। आयरन इज मेटल, प्लास्टिक इज नॉन मेटल, ठीक है। पेपर इज नॉन मेटल, ठीक। एल्यूमिनियम इज मेटल, ठीक। तो अगर फर्नीचर मटेरियल होता तो हम इसको मेटल नॉन मेटल किसी एक पर्टिकुलर कैटेगरी में कैटेगराइज कर लेते हैं, लेकिन हमें पता है हम इसे नहीं कर सकते, क्योंकि कुछ चीजें मेटेलिक सब्सटेंस से बनी होती हैं, कुछ नॉन मेटेलिक से बनी होती हैं। तो इट इज नॉट अ मटेरियल। अब क्या बचा? अब तो फिर जब ये प्रॉपर नहीं है, कॉमन नहीं है, कलेक्टिव नहीं है, मटेरियल नहीं है, तो हमारे पास एक ही ऑप्शन बचा, एब्स्ट्रैक्ट। इट इज एन एब्स्ट्रैक्ट नाउन। अब ये मानना थोड़ा सा तुम लोगों को लगेगा अजीब यहाँ पे कि भाई अरे एब्स्ट्रैक्ट कैसे आ गया, क्योंकि ज्यादातर बच्चे तो अपना कलेक्टिव चिल्ला रहे थे, ठीक है। कुछ ने अपना कॉमन की भी कोशिश की है। तो अब ध्यान से जो मैं कहूंगा उसे समझना। एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स हमने पढ़े कि नेम्स ऑफ फीलिंग्स हैं, इमोशंस हैं, क्वालिटीज हैं, स्टेट्स हैं, एक्शंस हैं, उनके नाम एब्स्ट्रैक्ट होते हैं। अब इसमें एक वर्ड बढ़ा लेना है, नेम ऑफ कॉन्सेप्ट्स। नेम्स ऑफ कॉन्सेप्ट्स आर एब्स्ट्रैक्ट्स टू। कॉन्सेप्ट्स नेम जो होते हैं ना वो भी एब्स्ट्रैक्ट होते हैं। मतलब अगर हम
किसी कॉन्सेप्ट को रेफर करने के लिए कोई वर्ड यूज कर रहे हैं तो वो अब्स्ट्रैक्ट हो जाएगा। कॉन्सेप्ट का मतलब देखो क्या होता है, कॉन्सेप्ट का मतलब होता है किसी वर्चुअल ऑब्जेक्ट को रेफर करना है, ना कि किसी रियल। जैसे ये बोर्ड है हमारे सामने, तो ये बोर्ड एक रियल ऑब्जेक्ट है, तो इसको जब हम बोर्ड कहेंगे ना, तो बोर्ड इज नॉट द नेम ऑफ कॉन्सेप्ट। तो कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं इंग्लिश में जिनका यूज हम किसी रियल ऑब्जेक्ट को रेफर करने के लिए नहीं करते हैं, बल्कि उनकी जनरल कैटेगरी को रेफर करने के लिए यूज करते हैं, और वो कॉन्सेप्ट नेम होते हैं। अब जैसे चेयर एक रियल ऑब्जेक्ट है, टेबल एक रियल ऑब्जेक्ट का नाम है, सोफा एक रियल ऑब्जेक्ट का नाम है, बेड एक रियल ऑब्जेक्ट का नाम है, बेंच एक रियल ऑब्जेक्ट का नाम है, लेकिन फर्नीचर किसी रियल ऑब्जेक्ट का नाम नहीं है, वो इनके सबके लिए यूज होने वाले एक जनरल टर्म है। तो ये नेम ऑफ कॉन्सेप्ट हो गया, इसको हम कहेंगे कॉन्सेप्ट टर्म या नेम ऑफ कॉन्सेप्ट। तो ये एब्स्ट्रैक्ट है। तो नेम्स ऑफ कॉन्सेप्ट जो होते हैं वो भी एब्स्ट्रैक्ट होते हैं। काफी ऐसे नाउन होते हैं इंग्लिश में जो कॉन्सेप्ट नेम होते हैं, किसी रियल ऑब्जेक्ट का नाम नहीं होते हैं। अब मैं समझाता हूं, यहाँ पे समझना, धीरे धीरे समझ में आ जाएगा। मुझे पता है कैसे समझाना है, तो मैं समझा दूंगा। देखो एक वर्ड मैंने कहीं पे लिखा होगा ट्रैफिक। अब ये वर्ड जैसे हमने ट्रैफिक लिखा है यहाँ पे, ठीक है। अब रोड पे बस चलती है, ट्रैफिक। कार चलती है, ट्रैफिक। ऑटो चलता है, ट्रैफिक। बाइक चलती है, ट्रैफिक। ठीक है। ट्रक चलता है, ट्रैफिक। तांगा वगैरह जो भी चलता है, रिक्शा वगैरह चलता है, तो वो भी ट्रैफिक। लेकिन एक्चुअल में ट्रैफिक कोई रियल ऑब्जेक्ट नहीं है। मुझे लगता है आज तक किसी ने ट्रैफिक नहीं देखा होगा। जो हमें दिखाई पड़ता है रोड पे वो व्हीकल्स होते हैं, ठीक है। ट्रैफिक नहीं होता। हम उसको ट्रैफिक वर्ड के थ्रू रेफर करते हैं, लेकिन एक्चुअल में ट्रैफिक किसी रियल ऑब्जेक्ट का नाम नहीं होता, ठीक है। तो जो ट्रैफिक हम कहते हैं ना, ट्रैफिक इज द नेम ऑफ कॉन्सेप्ट, इट इज नॉट द नेम ऑफ एनी रियल ऑब्जेक्ट। दीज आर द रियल ऑब्जेक्ट्स, दीज आर द रियल ऑब्जेक्ट्स। तो ये हमारे कॉमन नाउन्स हैं, लेकिन ट्रैफिक कॉमन नाउन नहीं हो सकता, क्योंकि ये किसी रियल ऑब्जेक्ट का या किसी सर्टेन टाइप का नाम नहीं है, ये कॉन्सेप्ट नेम है जिसका यूज हम इन सबको रेफर करने के लिए करते हैं। ट्रेन रोड पे चलती है। ट्रेन रोड पे चलती है बेटा, ट्रेन रोड पे नहीं चलती, पगला ही मत दो। हाँ, ट्रैफिक उन चीजों को कहते हैं जो रोड पे चलता है। रेलवे ट्रैफिक अलग है, रोड का ट्रैफिक अलग है, ठीक है। एयरवेज का ट्रैफिक अलग है। तो ये जो रोड पे चलने वाली चीज है, जैसे हमने कहा देयर वाज मच ट्रैफिक ऑन द रोड, कि हम आज स्कूल जाने में लेट हो गए क्योंकि बहुत ट्रैफिक था। तो ऐसा तो नहीं कि रोड पे ट्रेन उतर आई होगी इसलिए हम लेट हो गए, ठीक है। हाँ, तो हम इनको ट्रैफिक कहते हैं। ट्रैफिक इज द नेम ऑफ कॉन्सेप्ट। खैर चलो, अब मैं तुम्हें एक चीज और समझाता हूँ। अरिस्टोटल ने एक अच्छा सा कोट, मतलब एक, वैसे तो अरिस्टोटल के बहुत से कोट फेमस हैं, लेकिन एक मैं छोटा सा बताता हूँ। अरिस्टोटल ने कहा, वन हु इज फ्रेंड ऑफ एवरीबडी इज फ्रेंड ऑफ नोबडी। कि जो सबका दोस्त है वो किसी का दोस्त नहीं है। मतलब जो सबका दोस्त होता है वो किसी का नहीं होता है। और ये सच्चाई है। आप सबके लिए अच्छे नहीं हो सकते। आप अगर किसी न किसी के तो बुरे हो ही जाओगे, ठीक है। हर आदमी सबका दोस्त नहीं हो सकता, क्योंकि कहीं ना कहीं लोगों में अंतर होते हैं, उनमें विरोधाभास होते हैं, उनमें आपस में कहासुनी होती है। तो आप सबके लिए अच्छे नहीं हो सकते। और अगर आप सबके अच्छे हो तो इसका मतलब सीधा सा ही निकलता है आप किसी के दोस्त नहीं हो, आप मतलबी इंसान हो। सबके साथ आपने मैनेज कर रखा है अपना मामला, जरूरत पड़ने पे किसी के साथ नहीं टिकोगे, पक्के वाली दोस्ती, ठीक है। तो ये एक्चुअल में एक अरिस्टोटल की कोट है कि वन इज फ्रेंड ऑफ एवरीबडी इज फ्रेंड ऑफ नोबडी। अब इसको मैं थोड़ा सा अपने तरीके से बदल देता हूं। मैं इसको थोड़ा सा अपना अपना इंटरप्रिटेशन दे देता हूं कि व्हाट इज एवरीथिंग इज नथिंग। जो सब कुछ होता है वो कुछ नहीं होता। ऐसे ही है, जो सब कुछ है इसका मतलब फिर वो कुछ नहीं है। अब जैसे ईश्वर है, हमने पढ़ा शुरू से, या हमें पढ़ाया गया कि भाई ये दीवार भी ईश्वर है, ये लाइट्स भी ईश्वर हैं, जो करंट इसके अंदर दौड़ रहा है वो भी ईश्वर है, जो लाइट बाहर आ रही है ये भी ईश्वर है, ये सामने प्रोजेक्टर है ये भी मतलब ईश्वर है। तो इसका मतलब ईश्वर कुछ नहीं है। अगर सब कुछ है तो इसका मतलब कुछ नहीं है। वही बात मैं आपको समझाना चाहता हूं। अगर बस भी ट्रैफिक है, कार भी ट्रैफिक है, ऑटो भी ट्रैफिक है, बाइक भी ट्रैफिक है, ट्रक भी ट्रैफिक है, रिक्शा भी ट्रैफिक है, इट मीन्स ट्रैफिक इज नथिंग। ट्रैफिक तो कुछ हुआ ही नहीं, बट दैट इज नॉट द नेम ऑफ रियल ऑब्जेक्ट, दैट इज द नेम ऑफ कॉन्सेप्ट, ठीक है। एक और वर्ड मैं यूज करता हूं यहाँ पे तुम्हें ये बात समझाने के लिए, स्टेशनरी। अब देखो, जैसे हम किसी शॉप पे गए, स्टेशनरी शॉप पे गए, तो वहां पे मार्कर स्टेशनरी की कैटेगरी में है। मार्कर को भी स्टेशनरी कहा जाएगा, पेपर को भी स्टेशनरी कहा जाएगा, फाइल को भी स्टेशनरी कहा जाएगा, स्टेपलर को भी स्टेशनरी कहा जाएगा, पेन को भी स्टेशनरी कहा जाएगा, पेंसिल को भी स्टेशनरी कहा जाएगा, ग्लू को भी स्टेशनरी कहा जाएगा, कार्बन पेपर को भी स्टेशनरी कहा जाएगा। बात समझ में आई? इसका मतलब ये कि स्टेशनरी इज नथिंग।
फिजिकल एग्जिस्टेंस फर्नीचर का नहीं होता है, गलती मत करो, गलती कर रहे हो आप। फिजिकल एग्जिस्टेंस चेयर का होता है। मैं क्या कह रहा हूं कि फर्नीचर इज नॉट द नेम ऑफ एनी रियल ऑब्जेक्ट, वो तो रियल ऑब्जेक्ट का नाम ही नहीं है। जो रियल ऑब्जेक्ट का नाम होता है जिसको आप फिजिकल एग्जिस्टेंस की बात कर रहे हो, बट वो चेयर है, वो टेबल है, फर्नीचर का नहीं होता, ठीक है। हाँ, तो अब जैसे स्टेशनरी है, ठीक है, क्योंकि मुझे पता है कि हम नॉर्थ इंडिया में ज्यादातर जो इंग्लिश पढ़ाने वाले टीचर्स हैं, मतलब जो टीचर्स ऑफ इंग्लिश हैं नॉर्थ इंडिया के, वो ज्यादातर लोग फर्नीचर को मटेरियल नाउन बनाते हैं, ठीक है। मेरे एक दो छोटे छोटे क्वेश्चंस हैं। अगर वो मटेरियल नाउन है तो आप उसकी कैटेगरी बताओ, मेटल है नॉन मेटल, ठीक है। फिर वो कह देंगे दोनों ही होते हैं। तो अब कह दोगे अगर तुम दोनों ही होते तो फिर मुझे एक कोई और ऐसा मटेरियल बताओ जो मेटेलिक नॉन मेटेलिक दोनों ही होता हो। तो ऐसा होता नहीं है, वो हमने शुरू से पढ़ रखा है, लोगों ने हमें पढ़ा दिया है। अच्छा, क्लियर कट कहीं पे आंसर नहीं है, ठीक है। तो अब लोग अपनी अपनी जो सहूलियत होती है उसको मान लेते हैं। मैं मटेरियल नहीं मान सकता, क्योंकि मैं साइंस बैकग्राउंड का स्टूडेंट रहा हूं अपने टाइम में, और मैं चीजों को लॉजिक के साथ में देखना और समझाना और समझना पसंद करता हूं। मैं किसी ने कह दिया मैं मान नहीं लेता, आपको समझाना पड़ेगा तब मैं मानूंगा, ठीक है। तो एक्चुअल में हमें भी पता है कि जो इंग्लिश पढ़ाने वाले जनरली लोग होते हैं नॉर्थ इंडिया में, वो इसको मटेरियल नाउन की कैटेगरी में रख के पढ़ा देते हैं, एयर को ऑब्जेक्ट नाउन की कैटेगरी में रख के पढ़ा देते हैं। बट मुझे पता है कि आप इसको प्रूव नहीं कर पाओगे, ठीक है। मैं प्रूव कर रहा हूं ना अपनी बात को, लेकिन वो जो कहते हैं वो नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो अभी समझा रहा हूं, आप बच्चे उस पर भी आ रहे हैं, ठीक है। अब जैसे स्टेशनरी है, इफ एवरीथिंग इज स्टेशनरी देन इट मींस नथिंग इज स्टेशनरी। तो इसमें कुछ नाउन्स ऐसे हैं जो नेम्स ऑफ कॉन्सेप्ट्स हैं, दोज आर नॉट द नेम ऑफ एनी रियल ऑब्जेक्ट। वो किसी रियल ऑब्जेक्ट का नाम नहीं होते हैं, वो एक कॉन्सेप्ट का नाम होते हैं। जो कॉन्सेप्ट उस तरीके के सारे ऑब्जेक्ट्स को रेफर करने के लिए यूज होता है, बट ये खुद किसी रियल ऑब्जेक्ट का नाम नहीं होते हैं, इसीलिए हम इनको काउंट नहीं कर सकते। भाई जब कोई रियल ऑब्जेक्ट है ही नहीं तो आप उसकी काउंटिंग करोगे कैसे? दैट इज नॉट पॉसिबल, वो तो पॉसिबल ही नहीं है। तो मैं यही आपको समझाना चाह रहा हूं। अब देखो कौन कौन से ऐसे नाउन है। जैसे फर्नीचर है ना, नेम ऑफ कॉन्सेप्ट, वैसे लगेज एंड बैगेज है, ठीक है। वैसे ही आपका ज्वेलरी है, वैसे ही आपका क्रॉकरी है, वैसे ही आपका स्टेशनरी है, वैसे ही आपका मशीनरी है। हालांकि पोइट्री भी बहुत हद तक वैसे ही है, लेकिन फिर भी मैं इसको अलग से आपको समझाऊंगा। सीनरी है, ठीक है। इक्विपमेंट है, एविडेंस है, ठीक। आ, देखिए ये जो फ्रूट और ट्रैफिक है, ये भी मैं आपको अलग से समझाऊंगा, लेकिन ये भी इसी कैटेगरी में है, ठीक है। ट्रैफिक तो है ही है, मनी भी है ही है, ठीक है। बाकी वर्ड्स मैं बाद में समझाऊंगा। ये जो वर्ड्स मैंने आपके सामने मार्क कर रखे हैं ना अभी, ठीक है, मनी को और सर्कल कर लो, मनी को देखो, नहीं हाँ कर दिया। तो ये जो नाउन्स मैंने आपके सामने मार्क कर रखे हैं, ठीक है, ये सारे नाउन्स ऐसे हैं जो किसी, आप इनको मैं बता देता हूं, नोट्स को लाइव लेक्चर्स में मत बनाना। नोट्स अपने बनाना जो रिकॉर्डेड वीडियो को उसको देख रहे हो उस समय बनाना, ठीक है। लाइव लेक्चर्स में बस ध्यान से सुनना समझना, और कोशिश करना पूरा ध्यान मेरी बातों पे हो, ठीक है। कोई इधर उधर का साउंड नहीं आ रहा हो कान में, नहीं तो डिस्टर्ब करेगा और ध्यान भटका देगा, ठीक है। अब ये जो हमने नाउन्स यहाँ पे अभी मार्क कर रखे हैं, ये सारे वो नाउन्स हैं। अल्फाबेट नहीं है, रुको बेटा, अगर तू क्लास में होता ना तो इतनी देर में तू समझ गया होता कि पढ़ाई कैसे होती है। ऑनलाइन में बस यही दिक्कत होती है कि बच्चे के ऊपर कंट्रोल नहीं होता। अब कुछ बच्चों को सेल्फ कंट्रोल नहीं होता। जब तक आप किसी को कंट्रोल नहीं करोगे तब तक उसको नई चीज नहीं सिखा पाओगे। मतलब अनुशासन जिसे हम कहते हैं ना, जिसको कुछ बच्चे मजबूरी मान लेते हैं या जिसे मतलब गुलामी मान लेते हैं, एक्चुअली में वो गुलामी नहीं, वो अनुशासन होता है, डिसिप्लिन होता है, जिसे हम सीखते हैं। सीखने के लिए डिसिप्लिन होना बहुत जरूरी है, ठीक है। अभी मैं यहाँ की बात कर रहा हूँ, तुम वहां की बात कर रहे हो, ठीक है। मैं डील कर लूंगा बच्चे, मैं समझा दूंगा, उसकी चिंता मत करो, वो मेरी जिम्मेदारी है, मैं सिखाऊंगा, ठीक है। तुम बस शांत रहो, स्टूडेंट बनो, शांत रहो, ठीक है, एकदम से। हाँ, डेढ़ से आना बनने की कोशिश मत करो, कोई फायदा नहीं होगा, मेरी जिम्मेदारी, मैं समझा लूंगा, ठीक है। तो अब ये जो हमने यहाँ पे नाउन्स लिखे हैं, ये नाउन्स नेम ऑफ कॉन्सेप्ट है। थोड़ा सा दिमाग लगाओगे तो अपने आप समझ जाओगे। जैसे देखो हमने वहां पे एविडेंस लिखा, ठीक है। अब एविडेंस किसी रियल ऑब्जेक्ट का नाम नहीं होता। मान लो कोई क्राइम है, उस क्राइम को प्रूव करने के लिए जो भी सब्सटेंस हमने यूज करा, जो भी चीज हमने यूज की, उसको हम एविडेंस की कैटेगरी में रख देते हैं। तो एविडेंस इज नॉट द नेम ऑफ एनी रियल ऑब्जेक्ट। एविडेंस किसी रियल ऑब्जेक्ट का नाम नहीं है। एविडेंस नाम है कॉन्सेप्ट का। अब मान लो कहीं पे हमें कोई वीडियो फुटेज मिल गई तो वो एविडेंस है। कहीं पे ऑडियो क्लिप मिल गई तो वो एविडेंस है, ठीक है। फिंगरप्रिंट मिल गया तो वो एविडेंस है। गन मिल गई वो एविडेंस है। मतलब कुछ भी ऐसा मिल गया तो वो एविडेंस है। तो एविडेंस इज नॉट सम रियल ऑब्जेक्ट, बट इट इज नॉट सम रियल और डेफिनेट ऑब्जेक्ट, इज नेम ऑफ कॉन्सेप्ट। वही इक्विपमेंट होता है, ठीक है। वही ज्वेलरी होती है। जितने भी सजावट के डेकोरेशन के जो मतलब ह्यूमन बींग्स यूज करते हैं श्रृंगार के लिए चीजें, उन वो ज्वेलरी है,
चाहे वो एंकलेट है, चाहे वो रिंग है, चाहे वो ब्रेसलेट है, चाहे वो नेकलेस है, वगैरह वगैरह, मतलब कुछ भी हो, मुझे तो दो ही चार टाइप पता है, बाकी जितने भी होते हैं वो सब ज्वेलरी है। क्रॉकरी है, जितने बर्तन वगैरह होते हैं खाने पीने के, ठीक है, वो सब क्रॉकरी कैटेगरी में। स्टेशनरी हमने डिस्कस ही कर लिया, मशीनरी भी वैसे ही है, पोइट्री भी वैसे ही है। अब देखो मैं समझाता हूँ, सीनरी को समझना, ट्रैफिक एक्सप्लेन कर दिया था, सीनरी समझना। मान लो हम कहीं घूमने घामने गए, ठीक है, और हमने कहा व्हाट अ नाइस सीनरी, कितना अच्छी सीनरी है। तो एक्चुअल में सीनरी कोई रियल ऑब्जेक्ट नहीं होता। सीनरी हम किन चीजों को कहते हैं कि जो भी चीजें इन जनरल हमारी आंखों के सामने आ गई, ठीक है। मान लो हमने एक साइड में देखा तो समुद्र है, सी है, आइलैंड्स हैं, बोट्स हैं, क्लाउड्स हैं, ठीक है, और स्काई है, तो हमने उनको कह दिया कितनी नाइस सीनरी है, ठीक। फिर हमने घूम गए, मतलब वी टर्न बैक, हम वापस घूम गए, जिस समय हमारी जिधर हमारी पीठ थी उधर फिर हम मुंह करके खड़े हो गए। फिर उधर हमने देखा कि बिल्डिंग्स हैं, रोड्स हैं, कार्स हैं, और हमने उनको कह दिया व्हाट अ नाइस सीनरी। आप समझ रहे हो कि सीनरी इज नॉट अ रियल ऑब्जेक्ट। एक साइड में समुद्र है, एक साइड में शहर है, ये भी सीनरी वो भी सीनरी, तो इसका मतलब सीनरी इज नॉट सम रियल ऑब्जेक्ट, इट इज द नेम ऑफ कॉन्सेप्ट व्हाट कम्स इनटू योर साइट, व्हाट यू कैन सी थ्रू योर आईज, दैट बिकम सीनरी। तो सीनरी कोई रियल है, डेफिनेट ऑब्जेक्ट नहीं है जिसको हम काउंट कर पाए, इट इज द नेम ऑफ कॉन्सेप्ट, एक कॉन्सेप्ट का नाम है। जो भी हमारी सामने आंखों के सामने चीजें आ गई उनको हमने सीनरी कह दिया। तो इसीलिए हम इसको प्लूरल नहीं कर सकते, क्योंकि रियल ऑब्जेक्ट का नाम नहीं है। अब मान लो सीनरीज लिख दोगे तो गलत हो जाएगा, अ सीनरी लिख दोगे तो गलत हो जाएगा, टू सीनरीज लिख दोगे तो गलत हो जाएगा, ठीक है, ये ध्यान रखना है। अब मैं मनी समझाता हूँ। मनी वर्ड है ना, इसको भी देखो थोड़ा सा आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ जिससे चीजें जल्दी समझ में आ जाए। लेकिन मैं पहले एक बार चाहूंगा कि तुम में से कोई मनी वर्ड की डेफिनेशन बताए। अगर तुम में से कोई भी बच्चा मनी वर्ड की डेफिनेशन जानता है तो उसको एक बार कमेंट करे, मतलब कमेंट योर आंसर्स। मनी वर्ड जो है ना, इसको कमेंट करो, इसकी डेफिनेशन कमेंट करो कि व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ मनी, फिर तुम जल्दी समझ जाओगे। Money is a unit of exchange. Very good. Means of transfer of things. Very good. Alternate और price of the effort we put. बिल्कुल सही। करेंसी भी एब्स्ट्रैक्ट नाउन होगी। एक्सचेंज करने का माध्यम जिससे चीजें आराम से आ जा सकें। ऊंची सोच तुम्हारी बच्चे, बहुत अच्छी बात है। किसी भी चीज की वैल्यू पता नहीं करनी हो तो मनी का यूज होता है। वेरी गुड। अच्छे बच्चे आते हैं वैसे ऑनलाइन में पढ़ने। हाँ, मतलब पहले मुझे ऐसा लगता था कि लल्लू ऑनलाइन में पढ़ते हैं, लेकिन तुम लोगों के आंसर से मुझे ऐसा नहीं लग रहा, मुझे लग रहा है सारे लोग अच्छे पढ़ते हैं। हाँ, दैट कैन बी कन्वर्टेड इनटू सम वैल्यूएबल थिंग्स। वेरी गुड। बार्टर मेथड, बहुत अच्छी बात है। हम्म। चलो मैं थोड़ा सा समझा देता हूँ, ध्यान से देखो, समझना। हालांकि तुम लोगों की जो डेफिनेशंस हैं वो बिल्कुल ही मतलब वही कहना चाह रहे हो जो मैं कहना चाह रहा हूँ, ठीक है। हाँ, वैल्यू अटैच विद द टेंजिबल थिंग्स। अब मैं इन सारी बातों को, जो तुम्हारी बिखरी बिखरी बातें हैं, हालांकि बिल्कुल से मुझे लग रहा है एंटाइटी टू परचेज समथिंग्स, बिल्कुल सही। ये जो तुम लोग बातें कह रहे हो ये बिल्कुल सही है, और बिल्कुल मतलब तुम एग्जैक्टली वही कहना चाह रहे हो जो मैं सुनना चाह रहा हूँ, बस शब्द सही नहीं यूज कर रहे हो, तो आधे अधूरे से हैं। मैं इनको कंप्लीट कर देता हूँ। देखो यहाँ पे समझ, ये मैं, तुम लोगों ने तो खैर ये तो तुम रिकॉर्डेड में मिल ही जाएगा सब। अब मैं देखो समझाता हूँ होता क्या है। द मेजरमेंट ऑफ द वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। द मेजरमेंट ऑफ द वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, ठीक है। जो गुड्स और सर्विसेज होती हैं उनको मेजर करने का मेथड जो है, या उनका जो मेजरमेंट है, वो मतलब
मनी है। मतलब हम ऐसे कह सकते हैं मनी इज द मेजरमेंट ऑफ द वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। जो गुड्स और सर्विसेज, गुड्स का मतलब आप समझ रहे हैं सामान, ठीक है, और सर्विसेज का मतलब सेवाएं, ठीक है, वस्तुएं और सेवाएं, ठीक है। तो इनकी जो वैल्यू का मेजरमेंट का मेथड है वो मनी है, ठीक। अब इसको हम कैसे मेजर करेंगे भाई, किसी चीज को, मान लो किसी पर्सन ने आपको 1 घंटे पढ़ाया, तो आपको उसको, अब उसने आपको सर्व किया तो आपको उसको पे करना है, आप कैसे मेजर करोगे उसकी वैल्यू को? तो पहले जैसे एक दो लोगों ने बताया कि बार्टर सिस्टम होता था। मान लो हमने उसको खाना दे दिया, अनाज दे दिया, फल दे दिए, ठीक है, दूध दे दिया, कुछ भी दे दिया। आज के टाइम में क्या है कि एक कॉमन मीन्स ऑफ एक्सचेंज यूज होता है, करेंसी। अलग अलग देशों की हालांकि करेंसी अलग अलग होती है, जैसे इंडिया की करेंसी रुपी है, इंग्लैंड की करेंसी पाउंड है, ठीक है, और अमेरिका की करेंसी आपका क्या नाम डॉलर है। अलग अलग कंट्रीज की अलग अलग करेंसी होती है, लेकिन अब आज के टाइम में थिंग्स को थिंग्स के बदले में एक्सचेंज नहीं किया जा सकता, नहीं किया जाता जनरली। लोग करते होंगे, जरूर करते होंगे कि भाई मान लो मुझे कोई चीज चाहिए तो मैंने पड़ोसी को दे दिया, पड़ोसी के यहाँ से मैंने उसके बदले में कोई दूसरी चीज ले ली, हमने पैसे का एक्सचेंज नहीं किया। लेकिन दैट फॉल्स इन द कैटेगरी ऑफ मनी। तो मनी का मतलब केवल करेंसी नहीं है, लेकिन आज के टाइम में चूंकि कॉमन एक्सचेंज का मीन्स यूज होता है करेंसी, ठीक है। तो हम मनी का मतलब रुपए पैसे मान लेते हैं, लेकिन एक्चुअल में ऐसा नहीं है। मनी का मतलब है कोई भी चीज जिससे आप किसी गुड्स या सर्विसेज की वैल्यू लगाते हो, ठीक है। वो कुछ भी हो सकता है, वो करेंसी हो सकती है, वो कोई दूसरी गुड्स हो सकती है, वो कोई दूसरी सर्विस हो सकती है। मान लो मैंने किसी पर्सन की मदद की, किसी पर्सन के घर पे कोई काम हो रहा था, मैंने आधा घंटा या 1 घंटा या 2 घंटे 4 घंटे उसके यहाँ मतलब मदद कर दी, बदले में उसने मेरे यहाँ किसी दिन 4 घंटे मदद कर दी, बस हिसाब किताब बराबर हो गया, ना उसका लेना ना दे मेरा देना, सब बराबर हो गया। तो मतलब मनी का मतलब कुछ भी हो सकता है। अगर हम करेंसी मान लेंगे, रुपये मान लेंगे, डॉलर मान लेंगे, तो हमारी अपनी सोच है, लेकिन ऐसा होता नहीं है। मनी का मतलब एनीथिंग दैट मेजर्स द वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, दैट कुड बी एनीथिंग, वो कुछ भी हो सकता है, वो किसी रियल ऑब्जेक्ट का नाम ही नहीं है। दैट इज द नेम ऑफ कॉन्सेप्ट, नेम ऑफ द कॉन्सेप्ट होने की वजह से एब्स्ट्रैक्ट नाउन हो गया। तो मान लो हम मनीज लिख देंगे या मैनी मनी लिख देंगे तो गलत हो जाएगा, तो ये बस हमें ध्यान रखना है, ठीक है। उसके बाद में अब काम की बात पे आता हूं। यहां पे एक वर्ड था पोएट्री, कहां चला गया, ये रहा। अब ये पोएट्री जो होता है ना, मैं तुम्हें समझाता हूं होता है क्या, देखो इसको ध्यान से समझना। जैसे पोएट्री है और प्रोज है, ये लिटरेचर लिखने के स्टाइल है। जैसे जो भी हम लिखते हैं ना टेक्स्ट, कहानियां लिखते हैं, कविताएं लिखते हैं, जो भी हम लिखते हैं उसको दो फॉर्म में जनरली लिखा जाता है, तो पोएट्री फॉर्म में आप लिखोगे या प्रोज फॉर्म में लिखोगे, ठीक है। प्रोज फॉर्म वो होती है जिसमें पैराग्राफ्स का यूज किया जाता है लिखने के लिए, अब पोएट्री वो फॉर्म होती है जिसमें स्टैंजर्स का यूज किया जाता है लिखने के लिए, ठीक है। अच्छा, पोएट्री फॉर्म में लिखे गए टेक्स्ट के टाइप्स देखो क्या होते हैं। पोएम्स हैं, जनरल टर्म पोएम है, पोएम्स के अलग अलग टाइप होते हैं। ऑड्स हैं, एक मिनट, ई ऑड, ई वाला लिखना, ओ डी ई। सोनेट है, एलिजी है, ठीक है, एटसेट्रा। प्रोज में देखो क्या है, एसेज हैं, ये प्रोज फॉर्म में लिखे जाते हैं, ठीक है। स्टोरीज हैं, फेबल्स हैं, पैराग्राफ हैं, आर्टिकल्स हैं, बायोग्राफीज हैं। जनरली आज के टाइम में तो जो ड्रामा लिखे जाते हैं, ड्रामा भी प्रोज में लिखे जाते हैं, ठीक है। हम्म। तो पोइट्री और प्रोज क्या है, ये स्टाइल है जिसमें लिटरेचर लिखा जाता है। जो भी हम लिखते हैं साहित्य, उसको लिखने के दो तरीके हो गए, पोइट्री और प्रोज। अब चूंकि पोइट्री एक सिंगल मेथड है तो उसकी प्लुरल फॉर्म हो नहीं सकती, ठीक है। प्रोज एक सिंगल फॉर्म है तो उसकी प्लुरल फॉर्म नहीं हो सकती। अच्छा, पोइट्री फॉर्म में लिखे जाने वाले टेक्स्ट के जो टाइप्स हैं, टेक्स्ट का मतलब एनीथिंग रिटन, टेक्स्ट का मतलब होता है एनीथिंग रिटन, कुछ भी लिखित। उसके टाइप्स हैं, पोएम्स हैं, ऑड हैं, सोनेट हैं, एलिजीज हैं। ये पोएम्स के अलग अलग टाइप हैं। एलिजी होता है सैड सॉन्ग, ठीक है, रिटन इन मेमोरी ऑफ समवन डेड और डिपार्टेड। सोनेट होती है एक मतलब पोएम, एक टेक्निकल टर्म होती है कि एक ऐसी पोएम जिसको 14 लाइंस में और हर एक लाइन को 10 सिलेबस में लिखा गया हो, ठीक है। ऑड हो गया आपका वो क्या नाम, एक डायरेक्ट एड्रेस, एक पोएम जो किसी को डायरेक्ट एड्रेस करते हुए लिखी जाए, ठीक है। हाँ, फेबल का बच्चे वैसे तो आप डिक्शनरी वगैरह अच्छी यूज किया करो। फोन में कोई वर्ड मान लो मैं पढ़ा रहा हूँ तो मैं नहीं समझ में आया तो डिक्शनरी से कंसल्ट कर सकते हो। बाकी अब चूंकि तुमने क्वेश्चन में आगे पूछ ही लिया तो मैं बता देता हूँ। फेबल्स होती हैं शिक्षाप्रद कहानियां, जैसे जनरली पंचतंत्र की कहानियां वगैरह जो हैं, जिनमें जानवरों वगैरह की, परियों वगैरह की कहानियां होती हैं बच्चों को शिक्षा देने के लिए, मोरल वैल्यूज जिनमें कुछ होती हैं, उन्हें हम फेबल्स कहते हैं, ठीक है। तो ऐसे हैं, स्टोरीज हैं, फेबल्स हैं, पैराग्राफ्स हैं, ये प्रोज टाइप के टेक्स्ट हो गए।
तो अब ये टाइप है तो ये कॉमन है और हम इनको प्लुरल कर सकते हैं। एलिजीज हैं, सोनेट्स हैं, ऑड्स हैं, पोएम्स हैं, इनको हम प्लुरल फॉर्म में लिख सकते हैं, इन्हें नहीं लिख सकते। एक तो ये वजह। दूसरी वजह क्या होती है कि जो पोएट्री है वो कॉन्सेप्ट नेम है, उसमें ये सारे इंक्लूडेड हैं। जैसे ट्रैफिक में बस, कार, ऑटो सब इंक्लूडेड है, वैसे इसमें सब इंक्लूडेड है। अब प्रोज में ये सारे इंक्लूडेड हैं। तो ये एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, नेम ऑफ कॉन्सेप्ट है, हम इन्हें प्लुरल नहीं कर सकते। अब एक एफसीआई के मेंस का पेपर रहा होगा शायद मुझे, उसमें एक मतलब एक क्वेश्चन आया। क्वेश्चन देखो ये था, देयर आर सम पोएट्रीज इन द बुक। एक और इसका आंसर बताना, तो देयर आर सम पोएट्रीज इन द बुक, इसका आंसर बताओ एक बार। देयर आर सम स्टोरीज इन द बुक, इसका बच्चे एक बार आंसर बताओ। हम्म। हम्म। हाँ, अब देखिए मैं आपको समझाता हूँ। वैसे तो हमें पता है कि भाई पोएट्रीज तो होता नहीं है, क्योंकि अनकाउंटेबल नाउन है तो हम प्लुरल फॉर्म में नहीं लिख सकते, तो ला इसको पोएट्री लिख देते हैं। अब मान लो हम इसको पोएट्री लिख दें अगर, तो इस आर को कैसे सही करोगे? फिर तो दो, असल में मैं बता देता हूँ। जिस पेपर में क्वेश्चन आया ना, उसमें इस तरीके के स्लेसेस थे। ये था पार्ट ए, ये था पार्ट बी, और ये था पार्ट सी। तो अगर हम यहाँ पे पोएट्रीज रिमूव करके पोएम लिख देंगे तो वो आर गलत हो जाएगा बच्चे, ठीक है। अच्छा, तो हमें यहाँ पे लिखना पड़ेगा पॉइंट्स। आर को भी तो जस्टिफाई करना है, एक तो ये वजह है। दूसरी वजह क्या हमें ध्यान रखना है कि जो हम पढ़ते लिखते हैं ना, वो पोएम होती है, पोएट्री उसकी फॉर्म होती है, ये भी ध्यान रखना है। जैसे बुक में लिखा गया स्टोरी बुक, प्रोज बुक आज तक किसी ने पढ़ी? स्टोरीज की बुक्स होती है, जो उसमें लिखा होता है जो हम पढ़ते हैं वो स्टोरी है, वो प्रोज तो उसकी फॉर्म है। तो यहाँ पे ये जरूर ध्यान रखना है, आई हैव रिटन अ स्टोरी, नॉट आई हैव रिटन अ प्रोज, ठीक है। तो ये ध्यान रखना है, प्रोज एक जनरल टर्म होता है, जो पर्टिकुलर थिंग हम लिखते बोलते हैं या जो पढ़ते हैं उनको पोएम, स्टोरी, फैबल, सोनेट, एलिजी ये कहा करो। तो इसका आंसर है ये पोएम्स। एक और क्वेश्चन में ऐसे ही बता देता हूं तुम्हें ओरली। सीजिल के पेपर में आया, ड्यूरिंग दी हॉलीडेज ही रोट अ पोएट्री अबाउट कुकू। अ लॉन्ग पोएट्री अबाउट कुकू था शायद। हम्म। कुकू असल में बर्ड होता है, कोयल कहते हैं हिंदी में। ही रोट अ लॉन्ग पोएट्री अबाउट कुकू, ये उसमें आया, ठीक है। तो ये गलत है। अब इसको सही करने का एक तरीका तो लिख दो अ पीस ऑफ पोएट्री, क्योंकि अनकाउंटेबल नाउन है। नहीं तो आसान तरीका कि आप पोएम लिखो, ठीक है। ही रोट अ लॉन्ग पोएम अबाउट कुकू। तो ये हमें ध्यान रखना है कि ये नाउन्स अनकाउंटेबल हैं, इनको उस तरीके से मत ट्रीट करना जैसे काउंटेबल नाउन्स को किया जाता है, ठीक है। प्लुरल फॉर्म में मत लिखना, एन आर्टिकल मत लिखना इनके साथ में, ये सब ध्यान रखना। चलो आगे बढ़ते हैं। तो एडवाइस है, इंफॉर्मेशन है, फर्नीचर समझ में आ गया। लगेज बैगेज भी मतलब कॉन्सेप्ट नेम होते हैं, किसी रियल ऑब्जेक्ट का नाम नहीं होते हैं। मान लो हम कहीं जा रहे हैं और हमने जो भी चीजें पैक करके रख ली हैं, अब उनको सबको हम एक कॉन्सेप्ट टर्म के थ्रू रेफर करेंगे जो लगेज या बैगेज होगा, ठीक है। लेकिन उन ऑब्जेक्ट्स के अपने नाम अलग अलग होते हैं। जैसे मान लो हमने बुक रख ली, तो बुक कॉन्सेप्ट नेम नहीं है, ठीक है, वो कॉमन नाउन है, हम उसको प्लुरल कर सकते हैं। नॉलेज नेम ऑफ स्टेट होता है। नॉलेज जो है ना, ये नेम ऑफ स्टेट होता है, हमारी मेंटल स्टेट का नाम होता है। नो वर्ब होती है ना, नो, तो जैसे नो वर्ब जो होती है, ये स्टेट की वर्ब होती है, हमारी मेंटल स्टेट शो करती है। तो नो जो है ये वर्ब है जो हमारी स्टेट को रेफर करती है, नॉलेज जो है वो नाउन है, वो स्टेट को रेफर करता है, तो हमारी मेंटल स्टेट का नाउन होता है। नेम ऑफ स्टेट होने की वजह से एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, ठीक है। उसके बाद आगे ब्रोकरेज। ब्रोकरेज है, पोस्टेज है, ये दोनों वर्ड्स होते हैं अमाउंट्स। अमाउंट ऑफ मनी जो हम पे करते हैं ब्रोकर को या पोस्ट ऑफिस को, अमाउंट होने की वजह से ये भी अनकाउंटेबल नाउन है, ठीक है। लगेज बैगेज में बच्चे वैसे कोई डिफरेंस नहीं होता, दोनों एक दूसरे के हमेशा यूज किए जा सकते हैं। अमेरिकन इंग्लिश में बैगेज जो होता है खाली बैग्स को भी कहते हैं, लगेज फुल वाले जो होते हैं उन्हीं को कहा जाता है, ठीक है। हाँ, तो उसके बाद जैसे हमने ब्रोकरेज और पोस्टेज लिखा, तो ब्रोकरेज और पोस्टेज जो है ना, ये अमाउंट्स हैं।
जैसे ब्रोकर की सर्विस के अगेंस्ट जो हम उसे पेमेंट करते हैं वो ब्रोकरेज हो गई। ठीक है। पोस्ट ऑफिस में पोस्ट भेजने के लिए हम पेमेंट करते हैं वो पोस्टेज हो गई। तो ब्रोकरेज और पोस्टेज जो है ना, दीज आर द नेम्स ऑफ अमाउंट्स। नेम्स ऑफ अमाउंट होने की वजह से अनकाउंटेबल है और इन्हें हमें प्लूरल फॉर्म में नहीं लिखना है। सीनरी पोएट्री समझ ही लिया, मशीनरी स्टेशनरी क्रॉकरी हो ही गया। अब आ जाते हैं वर्क पे। वर्क जैसा हमने एक एक्शन में पढ़ा था कि नेम ऑफ एक्शन होता है तो अनकाउंटेबल होता है। तो अगर हम लिख देंगे एन इंपॉर्टेंट वर्क तो ये गलत हो जाएगा। हमें लिखना पड़ेगा या तो एन इंपॉर्टेंट पीस ऑफ वर्क, या फिर एन हटाना पड़ेगा। या तो हम लिखें एन इंपॉर्टेंट पीस ऑफ वर्क और नहीं तो एन हटा दें। ठीक है। अच्छा, दूसरी बात क्या ध्यान रखनी है कि कई बार तुमने पढ़ा होगा कहीं पे वर्क्स भी लिखा होता है। तो जहां पे वर्क्स लिखा होता है ना, वो इसकी प्लूरल फॉर्म नहीं होती, वो एक्चुअल में अलग अलग वर्ड होता है। वर्क्स का मतलब होता है इंडस्ट्री, फायर वर्क्स, ग्लास वर्क्स। ठीक है, ऐसे। या वर्क्स का मतलब कॉम्पोजिशंस भी होता है। कॉम्पोजिशंस, जैसे कोई ऑथर है, कोई पोएट है, उसने जो भी चीजें लिखी हैं, उनकी सारी मतलब रचनाओं को हम उसका वर्क्स कहते हैं। मतलब लिटरेरी टर्म होता है वर्क्स। ठीक है। तो कई बार वर्क्स भी लिखा होता है, तो अपना ध्यान रखना। हम्म देर आर सम पोएट्री नहीं, देर आर सम पोएम्स। ठीक है बच्चा, देर आर सम पोएम्स लिखो। अच्छा, तो वर्क्स अगर कभी प्लूरल फॉर्म में लिखा होता है ना, तो उसका मतलब इंडस्ट्री होता है या उसका मतलब कॉम्पोजिशंस होता है, ये ध्यान रखना। रचनाएं। ठीक है, कोई पोएट है, कोई ऑथर है, उसने जो भी लिखा तो उसकी रचनाओं को हम उसका वर्क्स कहते हैं, लिटरेरी टर्म होता है। ठीक है। या फिर वर्क्स का मतलब इंडस्ट्री होता है। फायर वर्क्स, जहाँ पे वो आतिशबाजी वगैरह बनती है, ग्लास वर्क्स, इस तरीके से। ठीक है। उसके बाद आएगा ब्रेड। ब्रेड मटेरियल नाउन है। ठीक है। अगर हम टू ब्रेड्स लिख देंगे तो ये गलत हो जाएगा। अब ब्रेड लिख देंगे तो भी गलत हो जाएगा। पहली बात तो अनकाउंटेबल नाउन है तो हम इसको प्लूरल नहीं कर सकते, तो इसको ब्रेड लिखो। दूसरा, हम इसको काउंट नहीं कर सकते क्योंकि अनकाउंटेबल है, तो इसको लिखो टू पीसेज ऑफ ब्रेड, टू स्लाइसेस ऑफ ब्रेड। ठीक है। टू लॉब्स ऑफ ब्रेड, लॉब्स। अभी लॉब्स वगैरह क्या है देखो, मैं तुम्हें समझा देता हूँ। हम क्या करते हैं, हम ब्रेड का मतलब मानते हैं रोटी। जैसे हम अपने यहाँ रोटी खाते हैं। ठीक है। तो हमने देखा रोटी को तो हम काउंट कर लेते हैं कि मम्मी एक रोटी देना, दो रोटी देना, तो फिर ब्रेड को काउंट क्यों नहीं कर रहे। ठीक है। एक्चुअल में डिफरेंस क्या होता है कि जो ब्रेड होता है ना वो अलग चीज है। ये जो रोटी होता है ना, इसके लिए इंग्लिश में एक वर्ड होता है चपाती। तो हालांकि ये तो हिंदी का ही वर्ड है चपाती, अपना कहीं कहीं चपाती कहा जाता है, कहीं कहीं रोटी कहा जाता है। तो इसको हम कहते हैं चपाती। ठीक है। ब्रेड क्या होता है, ब्रेड होता है डो, गुथा हुआ आटा, जिसको बेक कर लिया जाता है, भून लिया जाता है। ठीक है, बेकरी में या घर पर ही। और फिर उसके पीसेस खाए जाते हैं। तो ब्रेड एक्चुअल में एक मटेरियल है, एक सब्सटेंस है। ठीक है। इसके इस पूरे लॉट को हम कहते हैं लॉफ, LOAF, लॉफ। ठीक है। लॉफ का मतलब ये पूरा पीस। कई जगह होता है गोल टाइप का भी होता है, कई बार ऐसा होता है। ठीक है। हाँ, ये क्यूबॉइड टाइप का हो गया, कई बार गोल भी होता है। ठीक है। अच्छा, इसके जो छोटे छोटे हम पीसेस काट लेते हैं चाकू से या किसी भी चीज से, इन्हें हम कहते हैं स्लाइस या पीस। तो ये ध्यान रखना है। तो ब्रेड एक मटेरियल है। हम मैं उसको काउंट नहीं कर सकते, हम उसके डिवीजन को काउंट कर सकते हैं। एक एक पूरा डिवीजन हो गया जिसे हम कहते हैं लॉफ, फिर उस लॉफ के छोटे छोटे पीसेस हो गए जिन्हें हम स्लाइसेस या पीसेस कहते हैं। तो हम ऐसे कह सकते हैं टू पीसेस ऑफ ब्रेड। अच्छा, होती क्या दिक्कत क्या होती है कि हम ब्रेड का मतलब ये मान लेते हैं रोटी, क्योंकि हम लोग तो ऐसे ही खाते हैं। तो हम सोचते हैं कि ब्रेड का मतलब यही होता है, लेकिन एक्चुअली ऐसा नहीं होता, ब्रेड वो होता है। ठीक है, ये चपाती है। तो ध्यान क्या रखना है कि ब्रेड को प्लुरल नहीं करना है, अनकाउंटेबल है। और उसके साथ न्यूमरल्स नहीं लिखने हैं। अगर कभी लिखने पड़े तो पीसेज हैं, स्लाइसेस हैं, इन वर्ड्स का यूज कर लेना। ठीक है। पेपर समझ ही गए होगे, स्टोन भी समझ गए होगे। अच्छा, स्टोन वगैरह का एक चीज ध्यान रखना है, जैसे स्टोन है, मार्बल है, इन नाउन्स को हम प्लुरल फॉर्म में भी लिख सकते हैं। ठीक है, मतलब मार्बल्स लिख सकते हैं, स्टोन्स लिख सकते हैं, लेकिन तब नहीं जब हम इनका रेफरेंस एज अ मटेरियल करें। मतलब अगर हमें ये बताना हो कि समथिंग इज मेड ऑफ समथिंग एल्स, तो फिर प्लुरल फॉर्म में मत लिखना। जैसे कि दीज आइटम्स आर मेड ऑफ इंपोर्टेड स्टोन्स। ठीक है। दे कलेक्टेड ऑल द स्टोन्स, pelted upon them। अब देखो, जैसे हमने दो सेंटेंस लिखे, ये हमने यहाँ पे दो सेंटेंस लिखे। ठीक है।
दे दीज आइटम्स आर मेड ऑफ इंपोर्टेड स्टोन्स। ठीक है, हाँ। और दूसरा स्टार्टिटिंग क्या है बेटा ये? और दूसरा हमने लिखा दे कलेक्टेड ऑल द स्टोन्स पेल्टेड अपॉन देम, मतलब उनके ऊपर जो पत्थर फेंकेगा उन्होंने सारे इकट्ठे कर लिए। ठीक है, हाँ। अपॉन क्या ऐड लिखना है यहाँ पे। अब देखो ये जो हमने स्टोन्स लिखा प्लूरल फॉर्म में, ये है सही कि उनके ऊपर पत्थर फेंके लोगों ने। ठीक है, तो इट इज नॉट अ मटेरियल दैट समथिंग इज मेड ऑफ, ये मटेरियल नहीं है। ठीक है, लेकिन ये जो हमने लिखा ना दीज आइटम्स आर मेड ऑफ इंपॉर्टेंट स्टोन्स, तो यहाँ पे स्टोन्स का मतलब मटेरियल है जिससे ये सारी चीजें बनाई गई हैं। ठीक है, तो अगर यहाँ पे इंपोर्टेड स्टोन्स का मतलब है मटेरियल जिससे वो सारे आइटम्स बनाए गए हैं, तो फिर ये मटेरियल नाउन होने की वजह से अनकाउंटेबल हो गया, और उसको प्लूरल फॉर्म में मत लिखो, सिंपली लिखो स्टोन। ठीक है, इसको लिखो दीज आइटम्स आर मेड ऑफ इंपोर्टेड स्टोन, ये ध्यान रखना है। तो स्टोन्स और मार्बल्स हम लिख सकते हैं, लेकिन जब हम इन्हें एज ए मटेरियल नाउन के तरीके से यूज करते हैं तब मत लिखना, मतलब थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा। ठीक है, उसके बाद आ गया वर्ड। अब देखो ये जो वर्ड है ना, जैसे मैंने एक सेंटेंस लिखा, मोहन ऑलवेज कीप्स हिज वर्ड्स। अब हमें पता है कि वर्ड एक कलेक्टिव नाउन होता है। वर्ड क्या होता है? वर्ड होता है कलेक्टिव नाउन। ठीक है, ग्रुप ऑफ लेटर्स विच मेक सम सेंस। तो अगर हम देखें तो इस सेंटेंस में हमने 5 वर्ड्स लिखे हैं, तो अगर हमसे कोई पूछे भाई हाउ मेनी वर्ड्स हैव बीन यूज्ड इन दिस सेंटेंस, देन वी विल आंसर दैट 5 वर्ड्स। 5 वर्ड्स हैव बीन यूज्ड इन दिस सेंटेंस, 5 वर्ड्स का इस सेंटेंस में यूज किया गया। दैट वुड बी द आंसर, ये हमारा आंसर होगा। सही है, ये 5 वर्ड्स हमने लिखा है, बिल्कुल सही है। बस ध्यान ये रखना है कि यहाँ पे जो वर्ड्स का मीनिंग है और यहाँ पे जो वर्ड्स का मीनिंग है वो डिफरेंट है। वहां पे वर्ड्स का मतलब है ग्रुप ऑफ लेटर्स विच हैव सम मीनिंग, कलेक्टिव नाउन है, प्लूरल कलेक्टिव नाउन काउंटेबल होते हैं, हमने प्लूरल फॉर्म में लिख दिया, सही है। लेकिन इस वर्ड्स का मतलब शब्द नहीं होना चाहिए, इस वर्ड्स का मतलब प्रॉमिस या कमिटमेंट होना चाहिए, तो अब ये गलत है। तो ध्यान ये रखना, हम वर्ड का वर्ड्स लिख सकते हैं, लेकिन अगर इसका मतलब प्रॉमिस या कमिटमेंट हो तब प्लूरल फॉर्म में मत लिखना। इसको प्लूरल फॉर्म में तभी लिख सकते हैं जब इसका मतलब शब्द हो, जब इसका मतलब हो शब्द। ठीक है, तो इस वर्ड का मतलब जो हमने यहाँ पे अनकाउंटेबल फॉर्म में पढ़ने के लिए लिखा है, इसका मतलब होता है प्रॉमिस, कमिटमेंट, या इसका मतलब न्यूज भी होता है। एक वर्ड तुम लोगों ने सुना होगा, वर्ड ऑफ माउथ। वर्ड ऑफ माउथ होता है ना, वर्ड ऑफ माउथ। तो वहां पे वर्ड का मतलब यही होता है, वर्ड का मतलब खबर, मतलब जो हम एक दूसरे को कहकर जो न्यूज मतलब आगे कन्वे करते हैं, पहुंचाते हैं, तो इसे हम कहते हैं वर्ड। ठीक है, तो वर्ड का मतलब यहाँ पे एक मिनट, कमिटी लिख दिया, कमिटमेंट, प्रॉमिस या न्यूज। तो अगर वर्ड का मतलब ये हो तो फिर अनकाउंटेबल नाउन होता है। अगर वर्ड का मतलब शब्द हो तो हम इसे प्रोमोट कर सकते हैं। हिज प्रॉमिस, ये सही है। ठीक है, हाँ। हेयर आ गया, इसका अपना ध्यान रखना। ठीक है, इक्विपमेंट का ध्यान रखना, डिस्कस कर लिया, एविडेंस है, प्रोग्रेस है, नेम ऑफ एक्शन है, प्रोग्रेस जो है वो नेम ऑफ एक्शन है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, मिसिव भी नेम ऑफ एक्शन है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। अब आ जाते हैं अल्फाबेट पे। कोई बच्चा अल्फाबेट की बात कर रहा था ना, तो अब देखो अल्फाबेट में समझा देता हूँ। देखिए अल्फाबेट होता है क्या, मैं बताता हूँ आपको। अच्छा एक बार तुम लोग ये बताओगे, कमेंट करके जल्दी से ये बताओ मुझे कि देयर आर हाउ मेनी अल्फाबेट्स इन इंग्लिश लैंग्वेज। इंग्लिश लैंग्वेज में कितने अल्फाबेट्स होते हैं? ठीक है, कमेंट फास्ट, थोड़ा सा कमेंट करें तेज। हाँ चलो भाई, किसी ने 52 भी लिख दिया, मारूंगा बहुत 52। कुछ बच्चों ने 1 लिखा, कुछ ने 26 लिखा। चलो अब मैं देखो बताता हूँ, एक छोटी सी बात समझना है यहाँ पे। कई बार क्या होता है ना, हम वर्ड्स के मीनिंग होते कुछ है और समझे कुछ और बैठे होते हैं। ये जो ABCD होते हैं ना, जिन्हें हम 26 कह रहे हैं जी तक, बच्चे ये होते हैं लेटर्स। इन्हें कहा करो लेटर्स, अक्षर। हिंदी में भी देखो लिख देता हूं मैं। ठीक है, इन्हें कहा करो अक्षर। ठीक, A to Z जो इनका ग्रुप है या जो इनका कलेक्शन है, इसे हम कहते हैं अल्फाबेट। तो अल्फाबेट होता है कलेक्टिव नाउन। ठीक है, अल्फाबेट
का मतलब नहीं, लैंग्वेज तो फिर तुम बदतमीजी दे रहे हो। मैं कह रहा हूँ जितना अभी बात कर रहा हूँ उतनी होने दो, मैं वहां पे ले आऊंगा तुम्हें, ठीक है? हाँ, आधी अधूरी बात को पूरी बात मत माना करो। डेस्परेशन में यही होता है, जब हम ज्यादा एक्साइटेड होते हैं ना तो हम इंतजार नहीं करते, वी डोंट हैव पेशेंस। जो भी आधी अधूरी चीज होती है उसको पूरा मान के भाग लेते हैं। एक बच्चे ने लिखा 27, बहुत सही है, तुम तो मतलब गजब लोग हो एकदम से। तो क्या है कि अल्फाबेट होता है कलेक्टिव नाउन, ग्रुप ऑफ लेटर्स, ठीक है? किसी भी लैंग्वेज में जितने भी लेटर्स यूज होते हैं, ठीक है, उनके ग्रुप को हम अल्फाबेट कहते हैं, हिंदी में वर्णमाला कहते हैं, ठीक है? ऐसा कुछ। अब देखो, जैसे हमने एक सेंटेंस लिखा, इट टुक हिम 2 days टू लर्न इंग्लिश अल्फाबेट्स। अब जैसे हमने ये लिखा, इट टुक हिम 2 days टू लर्न इंग्लिश अल्फाबेट्स, कि उसको इंग्लिश अल्फाबेट सीखने में इतना टाइम लग गया, 2 दिन लग गया, ठीक है? अब ये अल्फाबेट्स हमने गलत लिख दिया, क्योंकि हमें पता है कि इंग्लिश में लेटर्स भले 26 हो लेकिन उनका ग्रुप एक ही है। तो हमें इसको या तो लिखना चाहिए अल्फाबेट, इट टुक हिम 2 days टू लर्न इंग्लिश अल्फाबेट, या हमें इसे लिखना चाहिए इट टुक हिम 2 days टू लर्न इंग्लिश लेटर्स, कि इंग्लिश के लेटर्स सीखने में उसको 26 days लग गया। तो या तो अल्फाबेट लिखो या लेटर्स लिखो, ये लिखो, तो ये सही होगा। खैर चलो, ये तो इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। अब हम बात करते हैं दूसरी। दूसरी बात ये है कि भाई अगर अल्फाबेट कलेक्टिव नाउन है, जैसा कि हमें पता है कि कलेक्टिव नाउन होता है क्योंकि ग्रुप ऑफ लेटर्स होता है, ठीक है? तो अगर कलेक्टिव नाउन होता है तो हम इसे प्लूरल क्यों नहीं कर लेते? कलेक्टिव नाउन तो काउंटेबल होते हैं। इसका आंसर ये है कि एक लैंग्वेज में अल्फाबेट एक ही होता है। जैसे कि स्कूल है, क्लास कलेक्टिव नाउन है, कोई एक इंस्टीट्यूट है या कोई एक स्कूल है। अब स्कूल में पता चला 10 क्लास एक साथ चल रही हैं, तो कलेक्टिव नाउन है, हमने प्लूरल कर लिया 10 क्लासेस। एक क्लास मान लो स्टूडेंट्स की ये हो गई, एक ये हो गई, एक ये हो गई, 10 स्टूडेंट यहाँ पढ़ रहे, 20 यहाँ पढ़ रहे, 30 वहां पढ़ रहे, तो ये क्लासेस हो गई। लेकिन एक लैंग्वेज में अल्फाबेट एक ही होता है, किसी भी लैंग्वेज में एक ही अल्फाबेट होता है, एक से ज्यादा अल्फाबेट किसी लैंग्वेज में होते नहीं, इसीलिए हम इसे प्लूरल नहीं कर सकते। लेकिन अब एक दूसरी चीज है, अगर एक लैंग्वेज में अल्फाबेट एक होती है और हम इसे कभी लिख दें अल्फाबेट्स और वहां पे इसका मतलब मान पाए लैंग्वेजेस, तो ये सही भी हो जाएगा। तो बेटा अल्फाबेट का मतलब लैंग्वेज नहीं होता, लेकिन अल्फाबेट्स का मतलब लैंग्वेजेस होता है। तो अगर मान लो कोई ऐसा कॉन्टेक्स्ट हो सेंटेंस का जिसमें हम अल्फाबेट्स लिख रहे हो लेकिन उसका मतलब वहां पे लेटर्स से नहीं हो, वहां पे उसका मतलब लैंग्वेजेस से हो, तो ये सही हो जाएगा, ठीक है? मैं एक एग्जांपल लिख देता हूं, देखो तुम्हें। ही कैन स्पीक सेवरल साउथ एशियन अल्फाबेट्स। अब जैसे हमने लिखा ही कैन स्पीक सेवरल साउथ एशियन अल्फाबेट्स, कि वो कई साउथ एशियन अल्फाबेट्स बोल सकता है। तो यहाँ पे जो अल्फाबेट्स हमने लिखा ना, इसका मतलब ग्रुप ऑफ लेटर्स नहीं है, ठीक है? यहाँ पे अल्फाबेट्स का मतलब लैंग्वेजेस, साउथ एशिया में बोलने जाने वाली लैंग्वेजेस। तो लो सही भी हो गया। तो हम अल्फाबेट्स का मतलब लैंग्वेजेस मान लेते हैं या उसका मतलब होता है, अल्फाबेट का मतलब लैंग्वेज नहीं होता, ये भूल जाओ, ठीक है? तो अगर अल्फाबेट्स कहीं पे लिखा हो और उसका मतलब लेटर्स ना हो के लैंग्वेजेस हो, मतलब कॉन्टेक्स्ट से पता चल जाता है, तो फिर ये सही है। अगर इसका मतलब लेटर्स हो और लेटर्स को रेफर करने के लिए अल्फाबेट यूज करो तो ये गलत है, ठीक है? तो ये हो गई अल्फाबेट की बात, ठीक है? हेयर मटेरियल नाउन होता है, शायद मैं बीच में बताना भूल गया हूँ, हेयर मटेरियल नाउन होता है इंग्लिश का, तो अनकाउंटेबल है, ठीक है? हेल्थ नेम ऑफ स्टेट है, ठीक है? मान लो हमने किसी को लेटर लिखा और उसको लिख दिया आई होप दिस लेटर फाइंड्स यू इन अ गुड हेल्थ, ठीक है? तो ये हेल्थ नेम ऑफ स्टेट है, तो नेम ऑफ हमारी फिजिकल स्टेट का नाम होता है हेल्थ। तो ये मत लिखो, अनकाउंटेबल नाउन है। बिहेवियर भी नेम ऑफ एक्शन है, अनकाउंटेबल नाउन है। वेदर भी स्टेट है, वेदर है एटमॉस्फेयर की स्टेट, एटमॉस्फेयर है ना हमारे आसपास का वातावरण, उसकी स्टेट, तो ये भी एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। डैमेज और हार्म है नेम ऑफ एक्शन, नेम ऑफ एक्शन होने की वजह से ये एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, अनकाउंटेबल है। एसएससी के पेपर में, किसी पेपर में मुझे अगर ढंग से, मतलब मुझे लगता है 16 के किसी पेपर में आया क्वेश्चन, एक क्वेश्चन देखो क्या है, इस टाइप का क्वेश्चन था, इट विल कॉज अ ग्रेट हार्म टू आवर सोसाइटी। जैसे हमने ये लिख दिया, इट विल कॉज अ ग्रेट हार्म टू आवर सोसाइटी, ठीक है?
तो अब ये जैसे हार्म हमने लिखा, तो हार्म अनकाउंटेबल नाउन हो गया, नेम ऑफ एक्शन, तो अनकाउंटेबल नाउन हो गया, तो हमने इसके साथ में आर्टिकल 1 में लिख देते हैं, गलत है, इसे हटा दे, सिंपली ऐसे लिखो, इट विल कॉज ग्रेट हार्म टू आवर सोसाइटी। तो यहाँ पे हमें ध्यान में रखना, हार्म है, डैमेज है, ये वर्ब भी होती हैं, डैमेज करना, नुकसान करना, हार्म का मतलब भी नुकसान करना होता है, ये नेम ऑफ एक्शन है, तो एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, तो हम इनको अनकाउंटेबल के तरीके से ट्रीट करेंगे। लेकिन फिर अगर तुमने कभी एक वर्ड पढ़ा डैमेजेस, कई बार लिखा होता है डैमेजेस, तो इसका मतलब कंपेंसेशन होता है, ये ध्यान रखना, डैमेजेस होता है कंपेंसेशन। मान लो किसी का तुमने नुकसान कर दिया, अब उसकी भरपाई करनी पड़ेगी, देन यू विल हैव टू पे डैमेजेस। तो ये अपना अलग से ध्यान रखना कि डैमेजेस भी एक वर्ड होता है, लेकिन वो डैमेज की प्लूरल फॉर्म नहीं होती, वो वर्ड होता ही अलग है, उसका मतलब ही अलग होता है, उसका मतलब होता है कंपेंसेशन। तो अगर कहीं पे डैमेजेस लिखा हो और उसका मतलब कंपेंसेशन हो तो वो सही है, ठीक है, ये ध्यान रखना। हाँ, जैसे वर्क का बताया था ना, वर्क्स लिख देते हैं तो उसका मतलब कंपेंसेशन या वो हो जाता है, ठीक है। वैसे एक वर्ड इसमें भी हमने पढ़ा होगा ना, पेपर, हमने पढ़ा कि पेपर मटेरियल नाउन होता है, ठीक है। तो ठीक है, पेपर मटेरियल नाउन होता है, लेकिन कई बार तुम लोगों ने पढ़ा होगा कहीं पे लिखा होता है पेपर्स, तो इसका मतलब डॉक्यूमेंट्स हो जाता है। तो अगर इसका मतलब डॉक्यूमेंट्स होगा तो हमें इसे पेपर से लिखना बोलना पड़ेगा, ठीक है। तो ये अपना ध्यान रखना है कि कुछ वर्ड्स ऐसे होते हैं उनकी एक अलग फॉर्म होती है, ठीक है, चाहे सिंगुलर है प्लूरल, ठीक है, और वो उसको उसी तरीके से यूज किया करो। चलो उसके बाद में एक्सेस, एक्सेस भी नेम ऑफ एक्शन है, एक्सेस वर्ब भी होती है, एक्सेस नेम ऑफ एक्शन भी है, ठीक है। डैमेज, हार्म, एक्सेस, ये तीनों वर्ड वर्ब होते हैं, ठीक है, और ये नाउन भी होते हैं। जब ये नाउन होते हैं तो नेम ऑफ एक्शन होते हैं, इसीलिए अनकाउंटेबल नाउन है, ठीक है। उसके बाद आ गया फ्यूल, फूड, फ्रूट। इनको देखो मैं अलग से समझा देता हूँ। ये जो तीनों टर्म है ना, फ्यूल, फूड और फ्रूट, इनकी कहानी क्या है कि अगर हम इनको इनके जनरल सेंस में यूज करें, ठीक है, तो ये होते हैं अनकाउंटेबल। लेकिन अगर हम इनको पर्टिकुलराइज कर दें, ठीक है, तो ये हो जाते हैं काउंटेबल। एक एग्जांपल से समझना जो मैं कह रहा हूं। अ फूड गिव्स अस एनर्जी टू वर्क, ठीक है, जैसे हमने ये लिखा, अ फूड गिव्स अस एनर्जी टू वर्क। दूसरा हमने लिखा, मिल्क इज अ कंप्लीट फूड, मिल्क इज अ कंप्लीट फूड, ठीक है। हाँ, बिहेव करना वर्ब होते हैं बच्चे, उसी से नाउन बनता है, नेम ऑफ एक्शन। अब जैसे हमने लिखा मिल्क इज अ कंप्लीट फूड, और फिर हमने लिखा फूड गिव्स अस एनर्जी टू वर्क। अब देखो ये जो फूड वर्ड है वो हमने यहां भी यूज किया और यहां भी यूज किया, लेकिन इस फूड का मतलब मिल्क या ब्रेड या फ्रूट या सेरेल्स या पल्सेस कुछ नहीं है। ये फूड जनरल सेंस में यूज हो रहा है। जनरल सेंस का मतलब जैसे जानवर खाते हैं अलग खाना, इंसान खाते हैं अलग खाना, इंसानों में भी वैरायटी के हिसाब से, अपने ज्योग्राफी के हिसाब से, अपने कल्चर के हिसाब से लोग अलग अलग खाने खाते हैं। तो यहाँ पे जो फूड वर्ड है ना वो बिल्कुल जनरल सेंस में यूज हो रहा है। तो अगर हम इसे जनरल सेंस में यूज कर रहे हैं, किसी पर्टिकुलर चीज को नहीं रेफर करना है, तो आर्टिकल ये हटा दो, सिंपली लिखो फूड गिव्स अस एनर्जी टू वर्क। तो अगर हम फूड है, फ्यूल है, फ्रूट है, इनका यूज करें जनरल सेंस में, बिना किसी एक पर्टिकुलर चीज को रेफर किए, तब तो ये अनकाउंटेबल होते हैं। ए एन आर्टिकल का यूज इनके साथ मत क्या करो। लेकिन यहां पे ध्यान से देखना है, इस फूड का यूज किया जा रहा है मिल्क के लिए, मतलब इस फूड का मतलब मिल्क है, कुछ और नहीं। तो हमने इसको पर्टिकुलराइज कर दिया, अब ये जनरल नहीं रहा। दूसरा, हमने इसकी कैटेगरी भी बना दी कि व्हाट काइंड ऑफ फूड, कंप्लीट फूड। तो अगर हम इनको पर्टिकुलराइज कर दें, किसी एक पर्टिकुलर थिंग को रेफर करने के लिए इनका यूज कर रहे हैं, उसकी कैटेगरी भी बना दें, तो ये काउंटेबल है, ये लो आर्टिकल, ये सही हो गया, ठीक है, ये समझना है। तीसरा एग्जांपल हमने देखो, हमने लिखा सीएनजी इज अ क्लीन फ्यूल, ठीक है। दूसरा, अ फ्यूल इज द बैकबोन ऑफ इंडस्ट्री। एक बार इनका आंसर बताओ। अ फ्यूल इज द बैकबोन ऑफ द इंडस्ट्री, अ फ्यूल इज द बैकबोन ऑफ इंडस्ट्री, और सीएनजी इज अ क्लीन फ्यूल। देखो तो इन दोनों में से कौन सा गलत है, थर्ड या फोर्थ, या दोनों ही गलत हैं या दोनों ही सही हैं।
फोर्थ इज रॉन्ग, ठीक है, हाँ सही है। अब देखो फर्स्ट एग्जांपल में जो हमने फ्यूल टर्म यूज किया ना, इस फ्यूल का मतलब है केवल सीएनजी, पेट्रोल और कुछ नहीं, मतलब कुछ भी नहीं, केवल सीएनजी। तो ये जो फ्यूल वर्ड है ना, जनरल सेंस में यूज हो रहा है, इस फ्यूल का यूज केवल सीएनजी को रेफर करने के लिए यूज हो रहा है। और बाकी देखो हमने उसकी कैटेगरी भी बना दी, व्हाट काइंड ऑफ फ्यूल, क्लीन, तो कैटेगरी भी बना दी, तो काउंटेबल हो गया, आर्टिकल आ गया। लेकिन यहाँ पे जो हमने फ्यूल लिखा है ना, इस फ्यूल का मतलब सीएनजी या पेट्रोल या डीजल या इलेक्ट्रिसिटी या एटॉमिक एनर्जी, ऐसा कुछ नहीं, इस फ्यूल को जनरल सेंस में यूज किया जा रहा है, ठीक है। चलो हटा दो। तो वो हमें सेंटेंस पढ़ के कॉन्टेक्स्ट समझना पड़ता है, मतलब ये बातें, मैं तुम्हें एक चीज ध्यान से देखना, ये बातें समझते समझते मैं 1 घंटा वो हो गया है, ठीक है, हम 1 घंटे से आज समझ रहे हैं। इसके पीछे लॉजिक है, मैं तुम्हें ये समझाना चाहता हूँ कि चीजों को याद करने की आदत छोड़ देना, ठीक है। चलो कई बार हमें याद भी करना पड़ता है, तो याद भी करना, लेकिन केवल याद करके मत बैठना, क्योंकि इंग्लिश लैंग्वेज है और इसमें जो वर्ड्स होते हैं या जो हम ग्रामर के यूजर सीखते हैं, वो सेंटेंस के कॉन्टेक्स्ट के हिसाब पे ज्यादा काम करते हैं। तो अगर कॉन्टेक्स्ट बदलते रहते हैं तो इनमें कई बार चेंजेस होते रहते हैं, तो मैं तुम्हें वो कॉन्टेक्स्ट समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, तुम इसे समझने की कोशिश करना, ठीक है। तो फूड, फ्यूल, फ्रूट, अगर हम इनको जनरल सेंस में यूज करेंगे तो ये अनकाउंटेबल है, लेकिन अगर हम किसी पर्टिकुलर थिंग को रेफर करने के लिए यूज करेंगे तो ये काउंटेबल है, ठीक है। जैसे एक एग्जांपल देखो और लिख देता हूं, द डॉक्टर asked him to include a fruit in his diet, ठीक है, एक सेंटेंस हमने लिख दिया। दूसरा, देयर इज अ फ्रूट lying on the table। अब जैसे हमने फर्स्ट एग्जांपल में लिखा, द डॉक्टर आस्क्ड हिम टू इंक्लूड अ फ्रूट इन हिज डाइट, तो ऐसा नहीं कोई पर्टिकुलर फ्रूट है वो डाइट में इंक्लूड करने के लिए डॉक्टर ने उससे कहा होगा, जनरल फ्रूट की बात हो रही है, चाहे एप्पल खाए, चाहे बनाना खाए, चाहे ग्रेप्स खाए, चाहे पाइनएप्पल खाए, चाहे पेयर खाए, चाहे लीची खाए, चाहे कुछ भी खाए, ठीक है। तो हमने यहाँ पे फ्रूट को जनरल सेंस में यूज किया, किसी पर्टिकुलर थिंग को रेफर करने के लिए फ्रूट का वर्ड नहीं यूज हो रहा, तो हमने आर्टिकल ये हटा दिया, द डॉक्टर आस्क्ड हिम टू इंक्लूड फ्रूट इन हिज डाइट, ठीक है। अब यहाँ जाते हैं, यहाँ हमने देयर इज अ फ्रूट लाइंग ऑन द टेबल, अब टेबल के ऊपर कोई एक पर्टिकुलर फ्रूट पड़ा हुआ है, उसी को रेफर करना है। तो यहाँ पे हम फ्रूट का यूज कर रहे हैं एक पर्टिकुलर थिंग को जो उस टेबल पे पड़ी है रेफर करने के लिए, जनरल फ्रूट के लिए इसका यूज नहीं किया जा रहा, तो लो आर्टिकल ये सही हो गया, बस ये ध्यान रखना है, ठीक है। चलो यहाँ तक आगे, ट्रैफिक मनी हमने डिस्कस ही कर लिया था, म्यूजिक पता ही है, एनर्जी होती है, सोप भी मटेरियल है, चौक भी मटेरियल है, ठीक है, सोप है, चौक है, पेपर है, चॉकलेट है, ये सब मटेरियल नाउन होते हैं। उसके बाद में बच गई है लाइफ, डेथ, एक्सपीरियंस, टाइम, इन्हें देखो मैं समझा देता हूँ एक बार। ये कुछ वर्ड्स हैं, जैसे एक लाइफ है, डेथ है, एक्सपीरियंस है, टाइम है, एक ऊपर ये जो लिखा है नॉलेज है, ठीक है, और एक एजुकेशन है, मैं यहीं पे लिख देता हूँ इन सबको, देखो, लाइफ, डेथ, एक्सपीरियंस, टाइम, एजुकेशन और नॉलेज, ठीक है, ये वर्ड्स ध्यान रखना। इनको भी हमें इसी तरीके से यूज करना है जैसे हमने फूड, फ्यूल, फ्रूट को किया था, कि अगर हम इनको जनरल सेंस में यूज करें तो ये अनकाउंटेबल है, लेकिन अगर हम इनको जनरल सेंस में नहीं, किसी एक पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट को रेफर करने के लिए यूज करें तो ये काउंटेबल है। एक एग्जांपल से समझना, अ नॉलेज इज पावर। दूसरा, ही हैज अ डीप नॉलेज ऑफ ज्योग्राफी। अब जैसे हमने ये लिखा, ही हैज अ डीप नॉलेज ऑफ ज्योग्राफी, और हमने लिखा नॉलेज इज पावर। यहाँ पे जो नॉलेज टर्म हमने यूज किया ना, ये किसी पर्टिकुलर पर्सन की या किसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट की या किसी पर्टिकुलर टाइप की नॉलेज की बात नहीं हो रही, ये बात हो रही जनरल नॉलेज की, तो हटा दो ये, सिंपली लिखो नॉलेज इज पावर, ठीक है, हाँ। अब यहाँ आते हैं, यहाँ हमने लिखा ही हैज अ डीप नॉलेज ऑफ ज्योग्राफी, तो यहाँ पे जो नॉलेज वर्ड हमने यूज किया ना, ये इस सब्जेक्ट की नॉलेज और इस पर्सन की नॉलेज से रिलेटेड है, मतलब ये जनरल सेंस में नहीं यूज हो रहा। यहाँ पे नॉलेज का मतलब है ओनली दिस सब्जेक्ट एंड दिस पर्सन, इस पर्सन की नॉलेज और इस सब्जेक्ट से रिलेटेड नॉलेज, ठीक है। तो ये हमने इसको पर्टिकुलराइज कर दिया, अभी जनरल नहीं रहा। अच्छा, साथ ही साथ में देखो कैटेगरी भी बना दी कि व्हाट काइंड ऑफ नॉलेज, डीप, तो हमने डिस्क्राइब करने के लिए एडजेक्टिव भी लिख दिया, मतलब हमने इसको पर्टिकुलराइज करके कैटेगराइज कर दिया, तो ये लो आर्टिकल सही हो गया। तो ये जो वर्ड्स हैं हमारे, ठीक है, हाँ,
अगर हम इन नाउन्स को पर्टिकुलर सेंस में यूज करें तब तो ये काउंटेबल है, अगर हम इनको जनरल सेंस में यूज करें तो अनकाउंटेबल है। एक एग्जांपल और देखना, जैसे हमने लिखा अ गुड एजुकेशन, तो ये सही है। सिंपल एजुकेशन लिखोगे तो ये गलत है, जनरल सेंस में यूज करोगे तो नहीं लिखना, ठीक है। फिर हमने एक थर्ड एग्जांपल लिखा, हमने लिखा अ टाइम इज द बेस्ट हीलर। दूसरा हमने लिखा दे हैड अ ग्रेट टाइम अब्रॉड। अब जैसे हमने ये लिखा दे हैड अ ग्रेट टाइम अब्रॉड, अ टाइम इज द बेस्ट हीलर, ठीक है, जैसे हमने ये लिख दिया। अब यहाँ पे देखो समझना क्या है, यहाँ पे टाइम और यहाँ पे टाइम, ये टाइम इन लोगों से रिलेटेड है, इन लोगों से रिलेटेड मतलब इन लोगों ने जो टाइम स्पेंड किया अब्रॉड में उसकी बात हो रही है। और यहाँ पे टाइम का मतलब वो ड्यूरेशन है जो इन लोगों ने वहां पे स्पेंड की होगी, ठीक है। फर्स्ट टाइम समझ आया, वरना याद ही किया जा रहा था मैंने। कोई नहीं बेटा, वो सब ठीक हो जाएगा, ठीक है। तो हाँ, तो बात ये हो रही थी कि यहाँ पे जो टाइम वर्ड का हम यूज कर रहे हैं, ये टाइम है मतलब इन लोगों से रिलेटेड, मतलब इन लोगों ने जो टाइम स्पेंड किया ब्रॉड में वो। अच्छा, दूसरा साथ ही साथ में हमने क्या किया, टाइम को यहाँ पे कैटेगराइज भी कर दिया, व्हाट काइंड ऑफ टाइम, ठीक है। ग्रेट एडजेक्टिव लिख के हमने टाइम को कैटेगराइज कर दिया। तो जब हम इसको कैटेगराइज कर देंगे तो कॉमन नाउन्स के तरीके से बिहेव करेगा और काउंटेबल हो जाएगा और आर्टिकल है सही हो गया। लेकिन यहाँ पे अगर हम देखें जो हमने लिखा ना टाइम इज द बेस्ट हीलर, ये टाइम किसी पर्टिकुलर पर्सन का या कोई पर्टिकुलर ड्यूरेशन का या पर्टिकुलर पॉइंट का नहीं है, मतलब ये जनरल है, जनरल टाइम की बात हो रही है, तो ये आर्टिकल ये गलत हो गया। तो यहाँ पे ध्यान क्या रखना है, टाइम इज द फोर्थ डायमेंशन, ठीक है। टाइम इन जनरल फोर्थ डायमेंशन होती है, लेकिन जब हम इसको फिजिकल वर्ल्ड में रिलेट करते हैं इवेंट से, तो हम इसको कोई पॉइंट या कोई ड्यूरेशन मान लेते हैं। या तो हम टाइम का मतलब पॉइंट मान लेते हैं, हम पॉइंट का मतलब इसका मतलब ड्यूरेशन मान लेते हैं। सपोज हमने 2 PM लिख दिया, दैट इज अ पॉइंट, वी कॉल इट टाइम। या हमने 2 hours लिख दिया, दैट इज अ ड्यूरेशन एंड वी कॉल इट टाइम, ठीक है। तो अगर टाइम का मतलब कोई पर्टिकुलर पॉइंट हो या कोई पर्टिकुलर ड्यूरेशन हो, देन इट इज काउंटेबल, वी कैन, मतलब इसमें मैग्नीट्यूड होता है और हम इसको क्वांटिफाई कर सकते हैं। लेकिन अगर टाइम का मतलब जनरल सेंस में हो, ना कोई पर्टिकुलर ड्यूरेशन ना कोई पर्टिकुलर पॉइंट, तो ये अनकाउंटेबल होता है, फिर उसको उस तरीके से ट्रीट करना है, ठीक है। तो ये ध्यान रखना है, यहाँ पे लिखो टाइम इज द बेस्ट हीलर, ठीक है, और इसमें ए सही हो जाएगा। तो ये हो गई टाइम की बात। एक्सपीरियंस भी इसी तरीके से यूज करना है। अगर हम एक्सपीरियंस को पर्टिकुलराइज करके कैटेगराइज कर देंगे, व्हाट काइंड ऑफ एक्सपीरियंस, दे हैड अ गुड एक्सपीरियंस ऑफ वर्किंग विद देम, तो ये सही है। आई हैव अ वेरी गुड एक्सपीरियंस ऑफ वर्किंग विद यू, तो भी ये सही है। कैटेगराइज करना इंपॉर्टेंट है बच्चे, क्योंकि ये कॉमन बनता है कैटेगराइज करने से, कैटेगराइज नहीं करोगे तो कॉमन नहीं बनेगा, ठीक है। हाँ, चलो, तो ये एजुकेशन हो गया, नॉलेज हो गया। लाइफ डेथ को देखो थोड़ा सा मैं डिटेल में समझा देता हूँ। देखो पहली बात तो एक चीज ध्यान रखना कि लाइफ एंड डेथ आर द नेम्स ऑफ स्टेट। द स्टेट ऑफ बीइंग अलाइव इज कॉल्ड लाइफ एंड द स्टेट ऑफ बीइंग डेड इज कॉल्ड डेथ। तो डेथ जो है वो स्टेट ऑफ बीइंग डेड है, और लाइफ इज द नेम ऑफ द स्टेट ऑफ बीइंग अलाइव। दीज टू आर द नेम्स ऑफ स्टेट, नेम ऑफ स्टेट होने की वजह से ये एब्स्ट्रैक्ट नाउन हो गए, ठीक है, वजह तो ये हो गई। उसके अलावा जो मैं समझाना चाहता हूँ यहां से समझना, ही हैड एन इजी लाइफ देयर। दूसरा हमने लिखा अ लाइफ इज नॉट ऑलवेज फेयर। अब जैसे हमने लिखा ही हैड एन इजी लाइफ देयर एंड अ लाइफ इज नॉट ऑलवेज फेयर, तो ये जो हमने सेकेंड सेंटेंस लिखा है, अ लाइफ इज नॉट ऑलवेज फेयर, तो यहाँ पे लाइफ का यूज हम किसी पर्टिकुलर पर्सन की लाइफ या किसी पर्टिकुलर ड्यूरेशन को रेफर करने के लिए नहीं कर रहे, ये बात जनरल हो रही है, ठीक है। कि जिंदगी में हमेशा समा एक सी सिचुएशन नहीं रहती है, मतलब उतार चढ़ाव चलता रहता है, ठीक है। दोज आर द पार्ट एंड पार्सल ऑफ लाइफ, ये चीजें जो जिंदगी की है पार्ट एंड पार्सल हैं। तो ये जब जनरल बात कर रहे हो तो आर्टिकल हटा लो, ठीक है। लेकिन यहाँ पे हमने लिखा हियर एन इजी लाइफ देयर। अब यहाँ पे देखो लाइफ का मतलब है इन लोगों की लाइफ, ठीक है। और यहाँ पे लाइफ को हमने कैटेगराइज भी कर दिया, व्हाट काइंड ऑफ लाइफ, इजी। और जिस तरीके से सेंटेंस लिखा गया है उस कॉन्टेक्स्ट से हम इजिली ये मतलब रिलेट कर सकते हैं, समझ सकते हैं कि यहाँ पे लाइफ का मतलब केवल उतनी ड्यूरेशन है टाइम की जो इन लोगों ने कहीं एक पर्टिकुलर जगह पे बिताई है, कि वहां पे इनको बड़ा आसान था रहना।
तो अगर हम इसको कैटेगराइज कर रहे हैं और पर्टिकुलराइज भी कर रहे हैं तो ये काउंटेबल हो गया, लो आर्टिकल से हो गया। तो एक तो ये ध्यान रखना कि लाइफ जो होता है अगर हम इसको जनरल सेंस में यूज करें तब तो ये अनकाउंटेबल है, लेकिन अगर हम इसको किसी एक पर्टिकुलर पर्सन से रिलेट करके यूज करें तो काउंटेबल है, ठीक है। हाँ, अब एक दूसरी चीज समझा देता हूं। तुम लोगों में अच्छा पेशेंस नहीं है, मैंने एक चीज देखी है, चैन नहीं रखते हो। फिर मैंने एक सेंटेंस लिखा, द मैन सेव्ड टू लाइव्स yesterday. The man saved two lives yesterday. हम्म, हाँ बिल्कुल बच्चे। अब देखो यहाँ पे एक चीज समझना, एक इंग्लिश मूवी है, अगर तुम लोगों ने किसी ने देखी हो, लाइफ, ठीक है। खैर बहुत अच्छी मूवी है। अब मैं कहानी वानी बताने का मेरे पास टाइम भी नहीं है और आज मन भी नहीं है, ठीक है। तो ऐसे ही बता देता हूँ कि जब वो मूवी अगर तुम लोगों ने देखी होगी या जब देखोगे तो समझ जाओगे कि वहां पे लाइफ का मतलब है ऑर्गेनिज्म। असल में मार्स से वो लोग सॉइल का स्पेसिमेन लेकर आते हैं और उसको कंड्यूसिव एनवायरनमेंट प्रोवाइड करते हैं, तो उसमें ऑर्गेनिज्म डेवलप होना शुरू हो जाता है। तो वहां पे लाइफ का मतलब होता है ऑर्गेनिज्म, ठीक है। तो अगर लाइफ का मतलब ऑर्गेनिज्म है तब तो कॉमन नाउन हो गया। भाई अगर हम लाइफ का मतलब मान लें वन हु इज अलाइव, ऐसे समझना। अगर हम लाइफ का मतलब मान लें वन हु इज अलाइव, वन हु इज अलाइव, तब तो एक कैटेगरी हो गई, कॉमन नाउन हो गया। या अगर हम यहाँ पे डेथ का मतलब मान लें वन हु इज डेड, तो भी एक कैटेगरी हो गई, तब भी कॉमन नाउन हो गया। तो अगर हम लाइफ का मतलब मान लें वन हु इज अलाइव या डेथ का मतलब मान लें वन हु इज डेड, सो दीज आर द नेम्स ऑफ कैटेगरीज। ये कॉमन नाउन हो गए क्योंकि ये पर्सन का रेफरेंस हो गया। न्यूज़पेपर वगैरह में अक्सर तुम लोगों ने पढ़ा होगा, इस तरीके की न्यूज लिखकर आती हैं, टू डेथ्स वर रिपोर्टेड देयर या थ्री डेथ्स वर रिपोर्टेड देयर, तो वहां पे डेथ का मतलब एक्चुअली पर्सन है, डेथ का मतलब है पर्सन हु आर डेड नाउ, ठीक है। उसी तरीके से अगर हम लाइफ का मतलब मान लें लिविंग पर्सन, ठीक है, तो ये कॉमन नाउन है। अब जैसे हमने एग्जांपल लिखा, द मैन सेव्ड टू लाइव्स यस्टरडे, तो ऑब्वियस सी बात है जो हम सेव वर्ब लिख रहे हैं, इस वर्ब का ऑब्जेक्ट पर्सन होंगे, इसका स्टेट तो नहीं हो सकती, स्टेट को तो आप कैसे सेव करोगे, सेव किया होगा पर्सन को। तो यहाँ पे टू लाइव्स का मतलब हो गया टू लिविंग पर्सन, तो ये लो सही हो गया। एवरीथिंग डिपेंड्स ऑन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द सेंटेंस। मतलब चीजों को रट्टा मत मारना, रट्टा वट्टा मारने से कोई फायदा नहीं होगा, ठीक है। समझने की कोशिश करना, जितना समझाया जा रहा है उतना, ठीक है। जितना ज्यादा समझ जाओगे उतनी ज्यादा क्लैरिटी आएगी, और क्लैरिटी से कॉन्फिडेंस आएगा, कॉन्फिडेंस से परफॉर्मेंस सुधरेगी, ठीक है। रट्टा वट्टा मारने से कुछ नहीं होगा कि मैंने कहा कि अनकाउंटेबल होता है, तुम रट के बैठ गए कि अनकाउंटेबल होता है, ऐसा नहीं होता। एवरीथिंग डिपेंड्स ऑन द कॉन्टेक्स्ट, तो हर एक चीज कॉन्टेक्स्ट पे डिपेंड करती है। तो अगर हम लाइफ और डेथ का मतलब लिविंग पर्सन मान लें, डेड पर्सन मान लें, तो ये काउंटेबल है क्योंकि ये तभी कॉमन है। लेकिन अगर हम लाइफ और डेथ का यूज करें किसी पर्सन की स्टेट को रेफर करने के लिए, तो ये नेम ऑफ स्टेट है, एब्स्ट्रैक्ट है, अनकाउंटेबल है। अब हमें कैसे पता चलेगा कि इसका मतलब लिविंग पर्सन है या इसका मतलब स्टेट ऑफ बीइंग अलाइव है? वो सेंटेंस पढ़ोगे, सेंटेंस के कॉन्टेक्स्ट को पढ़ने के बाद समझ में आएगा, ठीक है। तो चलिए, एक बच्चा बार बार हेयर के बारे में पूछ रहा था, देखो मैं फिर से बता देता हूं बच्चे, हेयर मटेरियल नाउन होता है दैट ग्रोज ऑन आवर हेड एंड बॉडी, जो हमारे सर पे और हमारी बॉडी पे उगाता है, ठीक है। इंग्लिश में ये मटेरियल होता है, इसलिए अनकाउंटेबल है। ऑल मटेरियल्स एंड एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स आर अनकाउंटेबल, जो मटेरियल और एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स होते हैं वो अनकाउंटेबल होते हैं, ध्यान रखना, ठीक है। तो टाइम भी हो गया, बिल्कुल सही टाइम पे हमारा लेक्चर भी फिनिश हुआ। बाकी अपना ध्यान रखना है, नाउन के जो फंडामेंटल्स में 3 वीडियोस दिए हैं वो देख लेना, ठीक है। उसके बाद में, क्योंकि जब हम कल से कॉन्सेप्ट स्टार्ट करेंगे फिर वो समझ में नहीं आएंगे, तो पहले से फंडामेंटल्स के जो 3 लेक्चर्स दे रखे हैं, मतलब फंडामेंटल में जो नाउन के दे रखे हैं, वो एक बार देख लेना, ठीक है। हाँ, फूड एब्स्ट्रैक्ट नाउन है बच्चे, ठीक है। जब तक जनरल सेंस में यूज करोगे कॉन्सेप्ट नेम है, एब्स्ट्रैक्ट है। तो एक तो ये ध्यान रखना है, दूसरा क्या ध्यान रखना है कि जो कुछ वीडियोस हमने फंडामेंटल में और दिए हैं, एक सेंटेंस नेम से है वो, 2 वीडियोस पार्ट ऑफ स्पीच नाम से हैं, पार्ट ऑफ स्पीच 1, पार्ट ऑफ स्पीच 2, वो देख लेने हैं, और सेंटेंस वाला देख लेना है, ठीक है। बाकी तो चलो नाउन के फंडामेंटल्स देख लेना है। तो बाकी कल मिलते हैं शाम को 7 बजे, बुक और नॉवेल फॉर रीडिंग। चलो ये सारी बातें बेटा फिर मैं कल समझाऊंगा, कौन सी बुक और कौन सी नॉवेल, लेकिन आज तो अभी चलने दो, ठीक है। तो थैंक यू एवरीबॉडी, गुड नाइट, टेक केयर।